नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। मैं आपको बायोलॉजी की क्लासेस कराऊंगा। जिस तरीके से मैंने पीछे आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री में चीजें साथ के साथ याद कराई है, वही कोशिश की जाएगी आपको बायोलॉजी सेक्शन में कि यहाँ पर चीजें याद करा दी जाएं। हालांकि बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपका लैटिन भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी होती है यह थोड़ी टफ इसलिए लगती है, या तो यह देखो इसका हिंदी बहुत टफ होता है, ठीक है, हिंदी मीडियम को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। दूसरा जो इसमें शब्दावली प्रयोग की जाती है वो लैटिन भाषा में ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब तक हम उसका मतलब नहीं जानते होते हैं तब तक वह कठिन लगता है। जैसे ही हम उसका मतलब समझ जाते हैं ना, वो बहुत आसान हो जाता है। आज हम समझ लेंगे इसको, फिर उसको डे टू डे लाइफ में अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके अगर हम नहीं पढ़ेंगे बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को, तो यह बहुत टफ लगेगा। क्योंकि नॉन बायो स्टूडेंट होता है जिसका एकेडमिक पर जिसने बायो नहीं पढ़ी हुई है, उसके लिए वह काफी टफ हो जाता है कनेक्ट करना, है ना, उस सब्जेक्ट के साथ और उन टर्म्स के साथ में। लेकिन आज देखेंगे हम कितनी आसानी से इसको समझ जाएंगे। आज का जो चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर रहने वाला है। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो यह क्लासिफाई किया गया, अर्थात बायोलॉजी से जो स्टडी, जो सजीवों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो क्लासिफिकेशन किया है, उसी आधार पर हम आगे पूरे अपने सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी और थोड़ा यह भी समझिएगा, यह सबसे टफ सब्जेक्ट है जो स्टार्ट किया जा रहा है। बच्चों को यह सबसे कठिन लगता है और वह आपके लिए इसलिए है क्योंकि तथ्य यहाँ ऐसे हैं। दूसरा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ है। चलिए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट, और आज का वीडियो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने दिख रहा है जीव विज्ञान के बारे में। आपको यह पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है। देखो, बायोलॉजी शब्द आप जानते हो ना, लॉजी का मतलब क्या होता है। एक एक शब्द को तोड़ने की कोशिश किया करो, बहुत आसान हो जाता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और बायो का मतलब होता है आपका जीव, अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही। जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा वह आपकी बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहलाएगी। समझ में आया। और जो टर्म आपको इंग्लिश में बताए जाए वह इंग्लिश में भी सुनने हैं, क्योंकि हिंदी उनका बहुत कठिन होता है और इंग्लिश में आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वह तोड़ना आसान होगा, तभी आपके वह सब्जेक्ट और वह शब्द भी समझ में आएगा। तो बायोलॉजी समझ में आया। अब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। आप जानते हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी जैसे टर्म को अभी पहले वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना ही नहीं जाता था कि यह विज्ञान की कोई शाखा भी है। फिर यह लैमार्क जैसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सर्वप्रथम यह जीव विज्ञान शब्द गढ़ा। तो क्वेश्चन आता है कि भाई जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग, यहां ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा, लैमार्क के द्वारा। और जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। और दोनों याद करने का देखो तरीका क्या है। देखो आप यह बताइए, आप अपने एग्जाम्स में, आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, मेंस वगैरह देते होंगे या आंसर राइटिंग करते होंगे, उसमें जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग आप करते होंगे उतने अच्छे आपको क्या मिलते हैं, मार्क मिलते हैं। तो आपने याद कर लिया इस तरीके से कि जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग उतने अच्छे मार्क। तो मार्क से आपका हो गया लैमार्क, और शब्दों का प्रयोग अर्थात जीव विज्ञान शब्द लैमार्क के द्वारा दिया गया। अब जनक जो फादर बोले जाते हैं बायोलॉजी के, वह है अरस्तु। तो ए स्टैंड फॉर अरस्तु एंड आल्सो ए स्टैंड फॉर एनिमिलिया। याद करिएगा, देखो कैसे, इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलिया है, ठीक। एनिमिलिया आप समझ रहे हैं, जो जंतु जगत है इसके बारे में इन्होंने पूरा स्टडी किया और इसी आधार पर जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है इसके फादर बोले गए। तो ए स्टैंड फॉर एनिमिलिया एंड ए स्टैंड फॉर अरस्तु। तो यहां से कनेक्ट करके आपने याद कर लिया। अब फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के अब जनक पूछा जाएगा तो आप बता दोगे थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और इनकी पुस्तक क्या रहेगी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब समझिए प्लांट का मतलब क्या है, जब प्लांट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होगी वह इन्होंने इस बुक में दी, है ना। जो भी वर्गीकरण किया प्लांट्स का, जितने भी प्लांट्स आपके अर्थ पर दिखाई देते हैं उनका वर्गीकरण थियोफ्रेस्टस ने अपनी सर्वप्रथम बुक में किया, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसीलिए अरस्तु को बोला गया फादर ऑफ बायोलॉजी और थियोफ्रेस्टस को बोला गया फादर ऑफ बॉटनी। तो यह तीनों फैक्ट आपके क्लियर हुए और तीनों फैक्ट से उठा करके आयोग आपसे प्रश्न बनाता है। आज क्लियर हो गया, याद भी हो गया होगा आपको। अब देखते हैं भाई, जब हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले कुछ बेसिक समझ ले लेते हैं सजीवों के बारे में। देखो ये सारी चीजें निर्जीवों में नहीं पाई जाएगी, जो भी सामान्य गुण देखेंगे ये सारी कहां पर दिखेगी, सजीवों में दिखाई देगी हमें। अब पहला गुण होता है इसका कोशिकीय संगठन। देखो अगले चैप्टर में हम सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल क्या होता है, बेसिकली किसी भी प्राणी जगत में या जंतु जगत में, प्राणी जगत हो गया इसके भीतर आप जंतु जगत और पादप जगत दोनों को मानिएगा, ठीक है। तो किसी भी प्राणी जगत में जो पहली फंक्शनल इकाई होती है जीव की, संरचनात्मक या क्रियात्मक, कहने का मतलब है जो स्ट्रक्चर आपको, एग्जांपल ले लो आप मनुष्य का जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसे संरचनात्मक बोलते हैं, या जो भी फंक्शन कर रहा है उसकी जो पहली मौलिक इकाई होती है वह सेल होती है। और यही सेल, यहां समझ लीजिएगा, इसको आगे डिटेल से कराया जाएगा, यही सेल आगे टिश्यू का निर्माण करते हैं, है ना, ऊतक जिसे बोलते हैं हम।
और यही टिश्यू आके ऑर्गन्स बनाते हैं। आप ऑर्गन्स, आपके शरीर में अंगों का निर्माण हुआ है और वही ऑर्गन जब सिस्टमैटिक ढंग में लग जाएंगे तो वह ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो मनुष्य का शरीर जो है ऑर्गन सिस्टम के रूप में, अंग तंत्र के रूप में विकसित हुआ है, अर्थात हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सब सिस्टमैटिक वे में लगे हुए हैं। तो पहली फंडामेंटल इकाई क्या थी? वह आपकी सेल है, कोशिकी संगठन। यही सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है, कोशिकी संगठन। इसको आपने डेली लाइफ में मनुष्य के एग्जांपल से देखो, कनेक्ट करके याद किया तो कितना आसान लगा कि कोशिकी संगठन का मतलब क्या है। फिर आता है अगला उपापचय, यह दूसरा प्रमुख गुण है। उपापचय क्या होता है? देखो यार, आप कुछ भी खाते हो, देखो कैसे इसको साधारण से एक एग्जांपल से समझोगे तो ये सारे जितने टर्म है ना बहुत आसान होते हैं। आप कुछ भी खाते हो ना, ठीक है, आपने खाया, मान लीजिए कुछ मीठा खाया। अब मीठा खाने के बाद में वह आपके शरीर में जाएगा, शरीर में जाकर वह बायोकेमिकल रिएक्शन होता है आपके शरीर में। बायो मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई भी आपने पदार्थ खाया, कोई भी सजीव पदार्थ खाया, जैविक पदार्थ खाया, वह शरीर में जाकर टूटता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वही प्रोसेस पूरा कहलाता है जैव रासायनिक क्रियाएं। अब यहां पर जाकर के आपके शरीर में यह मीठा जो भी आपने पदार्थ खाया, यह सरल अणुओं में टूटेगा, ठीक है। यहां से आप समझिएगा ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज मिलता है तो ग्लूकोज कब मिलता है? जब जटिल कोई अणु होता है। आप मान के चलिए कोई भी आप मीठा पदार्थ खाते हो, चीनी खाते हो, और वह सरल अणुओं में अर्थात ग्लूकोज में टूटता है, तो यही प्रोसेस आपका कहलाता है कैटाबोलिज्म, ठीक। जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, यह आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और वही शरीर के अंदर यही जो ग्लूकोज है यह आपका ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में जमा होता है, ठीक है। ग्लाइकोसिस के रूप में आपकी बॉडी में जमा होगा, तो अर्थात आप मानकर चलिएगा वह सरल अणु जब जटिल अणु के रूप में आपके शरीर में जमा हो जाएगा तो वह एनाबोलिज्म कहलाएगा। तो हमारे शरीर में किसी भी सजीव के शरीर में यह दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। अब पूछा जाता है भाई जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटने की घटना को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है कैटाबोलिज्म, है ना। कैटा को आपको याद रखना है काटने से। जब कभी भी आप काटोगे तो काटने के बाद आप जटिल बड़ा से बड़ा अणु होगा उसको छोटे अणु में कन्वर्ट कर दोगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, किसी को काटोगे तो वह छोटे में कन्वर्ट होगा कि बड़े में? बोले छोटे में होगा। तो कैटाबोलिज्म का संबंध किससे होगा? जटिल अणु का सरल अणु में टूटना। और यह प्रोसेस क्या है पूरा समझ में आ गया। बाकी देखो सजीवों में वृद्धि भी होती है, प्रजनन भी होता है, चेतना भी होती है। आप स्वयं को रखकर देखो, यहाँ पर आप सजीव हो ना, और सजीव आपके भीतर ये सारे प्रोसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यही सजीव के सामान्य गुण हैं, जहां आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाया गया और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बारे में समझाया गया। यह थोड़ा कठिन होता है समझना, इसलिए आपको बढ़िया से समझा दिया गया है। अब आगे आते हैं, एक टर्म और समझ लेते हैं, पादप जंतुओं और पादप में और जंतुओं में प्रमुख अंतर। अर्थात देखो बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं, दोनों आपके क्या हैं? दोनों सजीव हैं। हम सजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और सजीवों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत। तो क्या पादप और जंतु इनमें कुछ अंतर है? तो इनमें देखो कुछ बेसिक से अंतर हैं जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। कहां पर? पहला अंतर देखो इनके सेल्स के स्तर पर है। सेल्स के स्तर पर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बोले क्या होती है? देखो जो सेल होती है ना, चाहे आपकी जंतुओं के भीतर हो चाहे पादप के भीतर हो, इसके चारों ओर की जो दीवार होती है उसे बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि सेल के चारों ओर की जो दीवार होती है। अब यहां समझेंगे हम पादप और जंतु में अंतर कैसे करते हैं। तो पादप की हम सेल लेंगे और जंतु की सेल लेंगे, तो हम देखेंगे भाई पादप में जो है आपकी सेल जो है उसके चारों ओर सेल वॉल मौजूद है, अर्थात कोशिका भित्ति मौजूद है। और यह किस चीज की बनी होती है? यह सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। और जंतु की हमने सेल ली, उसको हमने देखा भाई, उसको जब हमने देखा तो वहां देखा उसके आसपास कोई भी सेल वॉल नहीं है। तो कहने का मतलब यहां से हमें पता चला कि जंतुओं में जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उनकी कोशिका में नहीं पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। पहला अंतर क्लियर। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? देखो क्लोरोप्लास्ट सीधा सा मतलब होता है जिसके कारण रंग, जो रंग दर्शाते हैं, हमारे पेड़ देखते हो हरे, नीले, लाल, अलग अलग कलर के पुष्प दिखाई देंगे, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है भैया ये जो सेल्स होती है ना, जो पादपों की सेल्स होती हैं, इनमें मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। और जो जंतुओं की होती हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब जंतु की कैटेगरी में आते हैं, इनमें जो है आपका सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यह कलर नहीं दिखाते हैं जिस तरीके से हमारे पादप दिखाते हैं। तो अब समझ में आया, दो प्रमुख अंतर यहां दिखाई दिए सेल के स्तर पर, एक सेल वॉल, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। और जो टर्म यहां बताया जा रहा है वैसे याद रखना, ऐसे एग्जाम में सीधा आपका देवनागरी लिपि में ही आता है। दूसरा है आपका पादप जो है स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब बताओ यार, पादप क्या भोजन के लिए तुम्हारे पास आता है? नहीं आता है कोई भी पेड़। तो पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, कारण वही इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। और प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ रखा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है वो पादपों में होती है। अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल हम देते हैं पेड़ों को, प्लस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, साथ में हमें भी भोजन देते हैं, ठीक है।
तो पादपों का ये विशिष्ट लक्षण होता है। जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप आप समझिए जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, और बाकी मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य फल खाता है। तो हम बेसिकली परपोषी होते हैं, ठीक है। अब अपवाद इसका युगलीना है। देखो युगलीना समझ लो, युगलीना कारण क्या है? एक तो युगलीना आप यहां जानिएगा कि यह पादप और जंतु के बीच की कड़ी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह समझिए आता भले ही जंतु वर्ग के भीतर रखा जाता है इसको, ठीक है। जब वर्गीकरण किया गया तो भले जंतु वर्ग के भीतर रखा गया, लेकिन यह अपना भोजन खुद बना लेता है। पहले नंबर का अपवाद इसका हो गया। कारण इसका वही कारण और क्या होगा? क्लोरोफिल मौजूद है यहाँ पर, और यह फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना। इस कारण ही यूग्लिना अपना भोजन स्वयं बना लेता है। बस सीधा सा स्वाभाविक सी बात है, इससे बहुत टफ तो है नहीं याद करना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यह बेसिक चीजें समझ ली। अब मुख्य रूप से आते हैं चैप्टर पर कि जीवों का वर्गीकरण अर्थात जो क्लासिफिकेशन किया गया वो वैज्ञानिकों ने किस आधार पर सोचा। आपको भी अध्ययन करने में आसानी इसलिए होती है क्योंकि पीछे वैज्ञानिक आपके लिए क्लासिफाई कर गए हैं और उसी आधार पर आप चीजों को याद करते हो। अब समझते हैं सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया वह वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। अब आप कैसे याद करते होगे? एक तथ्य आप खूब याद करते होगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या है भाई टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी बोलते हैं वर्गीकी, जिसका हिंदी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आप समझिए, लीनियस के द्वारा क्या किया गया? लीनियस महोदय ने जितना भी पृथ्वी पर जंतु जगत है या जीव जगत है उसको दो भागों में बांट दिया, ठीक। जितना भी आपका जीव जगत है उसे दो भागों में बांट दिया। एक आपका बताया कि जंतु जगत है, दूसरा पादप जगत, अर्थात जितना भी किंगडम है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनको दो भागों में बांटा, या तो वह जंतु जगत होगा या पादप जगत होगा। यह शुरुआती स्तर का वर्गीकरण है और प्रारंभिक वर्गीकरण किया गया लीनियस के द्वारा। इसीलिए लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं कि आखिरकार इस तरीके की पद्धति की शुरुआत तो की किसी ने, ठीक है। और जब भी आप समझिए शुरुआत करता है कोई भी व्यक्ति तो उसको फादर बोल देते हैं, है ना, उस प्रोसेस का। तो इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया कैरोलस लीनियस को। अब कैरोलस लीनियस ने जंतु जगत और पादप जगत में बांटा, तो उसके बाद इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। एग्जाम्पल के तौर पर आपका कुछ नाम होता है और सरनेम लगाते हैं, ठीक है। उसी आधार पर इन्होंने जो नामकरण किया जंतुओं का और पादपों का, उसमें जो पहला शब्द था वह वंश का नाम था, है ना। पहला जो शब्द था वह वंश का नाम था, दूसरा जो शब्द था वह प्रजाति या जाति का नाम था, ठीक। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, तब कैरोलस लीनियस ने क्या किया था वह समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। आप बताइए, आपका जो नाम जो मनुष्य होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमोसेपियंस। इसमें जो होमो होता है, होमो उसका वंश का नाम होता है, और सेपियंस क्या होता है? सेपियंस उसकी जाति का नाम होता है या प्रजाति का नाम होता है। तो आज क्लियर हुआ होगा आपको कि जो द्विनाम पद्धति दी गई थी कैरोलस लीनियस के द्वारा, इस कारण इनको क्या बोला गया? इनको देखो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला गया, वर्गीकी के पिता, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो पहला शब्द बताया होमो, होमो वह वंश का नाम है, और इस सेपियंस जो है आपका प्रजाति का नाम है। आपसे पूछे ना आपका वंश कौन सा है तो आप बता दो भाई होमो वंश है। आप वो मत बताइएगा जो आपको पंडित लोग वगैरह जो बताते हैं, ठीक है। तो आज से याद रखना है यार। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं, तो अब देखा गया एक क्लासिफिकेशन जो किंगडम का किया गया, यह शुरुआती क्लासिफिकेशन था कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। इसके आधार पर वैज्ञानिकों को अध्ययन करने में बहुत आसानी नहीं होती थी, क्योंकि भाई सीधा सीधा आपने जंतु जगत में सभी जंतुओं को उठाकर रख दिया, और बहुत सारे जंतु हैं जो अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, इस कारण उनका वर्गीकरण भी अलग तरीके से होना चाहिए ना। तो वह जो वर्गीकरण किया गया वह विटेकर महोदय के द्वारा किया गया। तो सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त जो किंगडम का क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसके द्वारा किया गया? वह विटेकर महोदय के द्वारा किया गया। या ध्यान रखिएगा, जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है या बहुत बेसिक सी चीजें आपको बताई जा रही हैं। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले किया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है विटेकर का। उसका कारण क्या है? देखो, इन्होंने 5 किंगडम बताए। सबसे पहला था इनका मोनेरा, ठीक। प्रारंभिक आप समझिए कोई भी विकास होगा किसी भी जंतु जगत का, पादप जगत का, तो जीवन का जो विकास हुआ है प्रारंभ ही कहां से होता है? जल से होता है ना। फिर जल से वह धीरे धीरे उभयचर, उभयचर से धीरे धीरे स्थल में आएगा। तो विकास का कहीं भी आप घटनाक्रम देखोगे ना, चाहे पादप में देख लेना चाहे जंतु में देख लेना, वह क्रम यही रहेगा, कहीं भी बदलेगा नहीं। तो उसी आधार पर इन्होंने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस और प्लांट और एनिमिलिया। आप समझिए यहां पर प्लांट और एनिमिलिया, यह 2 किंगडम तो पहले ही बता दिए गए थे। किसके द्वारा भाई? याद करो, पीछे कैरोलस लीनियस ने यही 2 किंगडम में तो बांटा था। फिर उन्होंने 3 और एक्स्ट्रा बताया, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग थे, कुछ ऐसे जीव थे जिनके लिए अलग किंगडम बनाना जरूरी था। इसीलिए विटेकर महोदय ने पहला वर्ग बनाया मोनेरा, दूसरा बनाया इन्होंने प्रोटेस्टा, तीसरा बनाया फंगस। अभी इसको बढ़िया से समझेंगे, अभी केवल आपको याद कर लेना है, कई बार बोलना है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस। फंगस से भी आप परिचित होंगे, है ना, फंजाई से भी परिचित होंगे। प्रोटेस्टा, मोनेरा पहली बार सुना होगा और अभी क्लियर हो जाएगा एकदम आपको।
अब यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे जब मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में समझेंगे, विटेकर ने जो किंगडम बनाए यह, तो उनको समझने के लिए यह दो टर्म आपको आने चाहिए, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। देखो प्रो का मतलब क्या होता है, तोड़ दिया करो तुरंत शब्द को, बहुत आसान हो जाएगा। प्रो का मतलब होता है पहले का, और कैरी का मतलब होता है केंद्रक, ठीक, याद करना। और यह टर्म जरूर लिख लिया करो, किसी भी शब्द के बारे में अगर तोड़कर बताया जा रहा है इसको जरूर लिख लेना अपनी पीडीएफ पर। प्रो का मतलब होता है पहले का, कैरी का मतलब होता है केंद्रक, अर्थात केंद्रक से पहले का। तो इसका सीधी सी बात है, क्या मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वह होती हैं या जीव वह होते हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, इसके नाम से ही नाम को तोड़ा, देखो एकदम आसान हो गया। और जो यूकैरियोटिक रहेंगे इसमें केंद्रक रहेगा और उपांगों का भी विकास हो जाएगा, ठीक। अब समझते हैं हम एक एक करके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में यहाँ बताया क्यों गया। देखो जो किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया, तो पहला जो किंगडम था आपका मोनेरा, विटेकर ने पहला किंगडम बताया मोनेरा। तो मोनो से पहले तो आपको कनेक्ट कर लेना है, सिंगल की बात होगी, ठीक है। अब सिंगल क्या होगी, सिंगल सेल की बात होगी, एक कोशिका होती है मात्र इसमें। इस तरीके का जो जीव होता है इसमें सिंगल सेल होती है, और वह किस तरीके का होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, बताया गया ना। यहाँ पर केंद्रक का विकास नहीं होगा, जब सेल पढ़ाया जाएगा और सेल के भीतर ही आपको केंद्रक बताया जाएगा। केंद्रक बेसिकली जब डीएनए और जीन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको ना, तो वहां बताया जाएगा कि केंद्रक की क्या भूमिका होती है। अभी केवल एक ब्रीफ नॉलेज में समझना है कि प्रोकैरियोटिक में आपका क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। तो मोनेरा वर्ग में जो आपके जीव आएंगे, एक तो वह एक कोशिकी होंगे, मोनो से आपने कनेक्ट कर लिया एक कोशिकी, और प्रोकैरियोटिक होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, ना तो इसमें केंद्रक होगा ना ही कोई कोशिकांग होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल में जितने भी बैक्टीरिया हैं आपके, आप स्वाभाविक सी बात यह समझिए कि पहला जो जीव है, पहला जीव इस पृथ्वी का क्या किसे माना जाता है, बोले बैक्टीरिया को ही माना जाता है। तो इसी बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा जाता है, तो विटेकर ने इसको मोनेरा किंगडम में रखा। और इस बैक्टीरिया के रूप में ही आपका नीले हरे शैवाल हो गए, साइनो बैक्टीरिया हो गए, ये सारे आप देख रहे हो, ये प्रारंभिक बैक्टीरिया हैं या प्रारंभिक जीव के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल देख रहे हो माइकोप्लाज्मा, देखो यह भी बैक्टीरिया है, इसके भी कई प्रकार होते हैं, आपने सुने होंगे। और पृथ्वी पर अगर सबसे सूक्ष्म जीव पूछा जाए, सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो आपको बता देना है यह माइकोप्लाज्मा ही है। यह सारे बैक्टीरिया के ही प्रकार हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी घूम फिर कर आता रहता है। यहाँ पर आपने किंगडम समझ लिया, मोनेरा जो किंगडम था इसके भीतर बैक्टीरियाज को रखा गया है, ठीक है। आप जब बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस पढ़ोगे, प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीजेस पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको किंगडम्स के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो क्लासिफिकेशन किया गया है इन जीवों का, वह समझना है पहले वैज्ञानिकों के द्वारा जो किया गया। तो विटेकर महोदय ने पहला मोनेरा बनाया और मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज रखे, और यहाँ पर जो शुरुआती स्तर की जो सेल्स होंगी, अर्थात ना तो उनमें केंद्रक होगा और दूसरी बात है इनमें सिंगल सेल होगी। तो यह मोनेरा के बारे में पूरा परिचय हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला इन्होंने जो किंगडम बनाया वह था प्रोटिस्टा। अब भाई प्रोटिस्टा में देखो सेल तो सिंगल ही रहेगी यहां पर भी, लेकिन यहां पर जो जीव होंगे वह यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक समझा दिया, बेसिकली यूकैरियोटिक जब भी पूछे तो क्या होगा, यहां केंद्रक मौजूद होगा। क्वेश्चन उठाना इसी तरीके से पूछता है, यूकैरियोटिक सेल्स होगा। और प्रोटिस्टा वर्ग में आपका डिफरेंस क्या आया मोनेरा से, यहां सिंगल सेल है लेकिन जितने भी जीव होंगे यूकैरियोटिक होंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, देखो डाइटम, एग्जांपल ही ज्यादा याद रखना, यही पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल है आपका डाइटम, तो समुद्री घास जो आपकी होती है ना, जितने समुद्री जीव होते हैं वह उनका भोजन ही होता है यह डाइटम, ठीक है। अब डाइटम को किस वर्ग में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। दूसरा प्रोटोजोआ, अब प्रो से आपका प्रोटोजोआ कनेक्ट कर लेना है। जब भी आप प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां पढ़ोगे तो प्रोटोजोआ समझ में आ जाएगा, भाई यह प्रोटोजोआ तो हमें प्रोटिस्टा किंगडम में देखने को मिला था, पीछे जब पढ़ा था हमने। तो प्रोटोजोआ को यहीं पर रखा गया। यूग्लिना हम पीछे देख चुके हैं, है ना, यूग्लिना अपवाद था हमारा जीवों का, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, याद आया। देखो डाइटम क्लियर हुआ, प्रोटोजोआ भी हम पढ़ेंगे आगे, यूग्लिना, क्लोरेला और अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब हम पढ़ते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं, है ना। तो ये सारे किस किंगडम में रखे गए हैं, यह आपके प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए हैं। तो आपके प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स क्लियर हुए, मोनेरा के एग्जांपल्स क्लियर हो गए। मोनेरा में तो आपको आंख बंद करके मारना है जितना बैक्टीरिया होगा, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आपने देख लिया था, ठीक है, या आपने माइकोप्लाज्मा देख लिया, ठीक, या आपने साइनोबैक्टीरिया देखा। ये सारे जो प्रारंभिक बैक्टीरिया हैं सब मोनेरा वर्ग में है। तीसरा है आपका फंजाई या कवक जिसको बोलते हैं। अब समझो यहां पर, यहां से जो सेल्स हैं बहुकोशिकीय के रूप में दिखाई देंगी। हमारा जो मानव शरीर है यहां पर भी बहुकोशिकीय हमारा शरीर है, ठीक है। यहां से अब फंगस से ही शुरू हो जाता है आपका बहुकोशिकीय संरचना। साथ ही अब सारे के सारे जीव कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स वाले होंगे, अर्थात केंद्रक तो होगा ही होगा इनमें सभी में। तो अब यहां समझ में आया कि बहुकोशिकीय जो जीव है इनका प्रारंभ कहां से होगा, किस किंगडम से, फंगस से होगा, यानी कि कवक से होगा। यह आपके परपोषी होते हैं। क्यों भाई परपोषी होते हैं, तो उसका कुछ बताओ, दैनिक जीवन से कहीं देखा है आपने फंगस को परपोषी? बिल्कुल देखा है। देखो यार, आपके दांत वगैरह होता है ना, दांत वगैरह जब होता है तो यह फंगल से होने वाली डिजीज होती है, ठीक है।
अब यह आपको बोला जाता है, घर वाले बोलते हैं गीला कपड़ा मत पहनिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई जैसे ही नमी वगैरह देखता है तो वहां पर इसके लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है ना, क्योंकि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर यह निर्भर करता है, इसीलिए इसको मृत जीवी भी बोला जाता है। तो जैसे ही आप समझिए जहां पर गीला रहेगा वस्त्र पड़ेगा तो वहां पर इसके लिए अनुकूल स्थिति हो जाएगी पैदा होने के लिए, फंगस के लगने के लिए। या कभी आप भोजन रख देते हो, भोजन कई दिनों तक सड़ता रहता है या नमी जैसे ही पा जाता है भोजन, वैसे ही वहां पर क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है ना, फफूंद लग जाती है जिसको आप बोलते हो, तो वही होता है आपका कवक। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा यह परपोषी कैसे है। दूसरा जो इसमें कोशिका भित्त है, अर्थात जो फंगस की सेल होती हैं, इसकी सेल वॉल जो होती है वह काइटिन की बनी होती है। ठीक, यह क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है। और का से आपको कवक से काइटिन को कनेक्ट कर लेना है। का स्टैंड फॉर कवक एंड आल्सो का स्टैंड फॉर काइटिन। ठीक, तो यह याद हो गया होगा आपको कि कवक की जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसके एग्जांपल्स देखो, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया। अब यह मत सोचना कि मशरूम हम खाते हैं यार, कुछ देखो फंगस ऐसे होते हैं जो खाने वाले होते हैं कवक, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। तो उसी में आपका यह मशरूम है जिसको आप खा सकते हो, और पेनिसिलियम यीस्ट वगैरह हो गया, ठीक, इसका भी प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे फंगस जिसके कारण आप बीमारी वगैरह भी देखते हो, है ना, दाद वगैरह, तो वह आपके क्या है, हानिकारक होते हैं आपके लिए। तो यह इसके कुछ एग्जांपल है। यह आपको किंगडम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में डेली लाइफ से कनेक्ट करके आपको यह चीजें बताई गई हैं फंगस के बारे में। अब आते हैं अगला जो महत्वपूर्ण वर्ग है, पादप। भाई पादप पहले ही बताया गया कि यह स्वपोषी होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। और इसकी कोशिका भित्ति भी बताई गई थी, क्योंकि पादप और जंतु की सेल में प्रमुख विभाजन ही यही था कि इसकी सेल्स में क्या है, सेल वॉल पाई जाती है, और वह बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब इसके पादप के भीतर भी जो प्रमुख वर्ग हैं, यह समझिए विकास का क्रम जो आपको देखना है वह यहाँ पर समझाते हैं। कैसे? देखो, पादप का जो विकास हुआ है या विकसित हुई है संरचना, उसमें सबसे पहले आपका थैलोफाइटा है, फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यह प्रमुख 5 जो है श्रृंखलाएं हैं, इनको हमें समझना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जानते हैं कैसे बनाने को आता है, इनका क्रम लगाने को भी आ जाता है। तो हमें ऊपर का अगर 4 क्रम याद हो जाए, पादपों के विकास का अगर 4 क्रम ऊपर का याद हो जाता है, तो हमें 5वां एंजियोस्पर्म याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसको हम देखेंगे डेली लाइफ से, बहुत सारे एग्जांपल्स हम कनेक्ट करेंगे जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन उनका साइंटिफिक नेम ना जानने के कारण हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी हम उनको डेली लाइफ से समझ लेंगे, सीख लेंगे कि कहां पर देखा है, फिर हमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो, याद कैसे रखना है, हमें खाली क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। थाला और ब्रावो, सीएसके के फैन तो आप सभी होंगे, है ना। थाला प्लस ब्रावो, और थाला को ही हम पहले रखेंगे, ब्रावो को पहले क्यों रखेंगे भाई? जब हम इंडिया से हैं तो हम थाला को पहले रखेंगे। तो थाला और ब्रावो, इन दोनों का टेरर रहता है, आप जानते हैं ना, सीएसके से दोनों खेलते हैं, है ना, चेन्नई सुपर किंग से। थाला प्लस ब्रावो दोनों का टेरर रहता है। टेरर क्यों रहता है? क्योंकि दोनों क्या करते हैं, जिम करते हैं। ठीक, दोनों ही जानते हैं कितना फिट है। तो आपको बस इस तरीके से कनेक्ट करना है, थाला और ब्रावो दोनों का टेरर रहता है क्योंकि दोनों ही जिम करते हैं। थाला से आपका हो गया थैलोफाइट, ब्रावो से हो गया आपका ब्रायोफाइट, टेरर से हो गया आपका टेरिडोफाइट, और अगला हो गया आपका जिम्नोस्पर्म, जिम से जिम्नोस्पर्म। अब लास्ट आपको अपने हाथ याद कर लेना है, एंजियोस्पर्म। ठीक, अब एक एक करके याद करते हैं यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो, थैलोफाइटा जो होता है प्रारंभिक पादप होगा। एक बात बताइए, जब प्रारंभिक पादप होगा, क्या इसमें तना, पत्तियां, इनका सबका विकास हो पाएगा? यह स्पष्ट रूप से विभाजित होंगी? नहीं होंगी। तो शुरुआती जो आपके पादप होंगे वह आप देखेंगे समुद्रों, एक तो यह समुद्री घास, समुद्रों में इनका विकास होगा। देखो, जंतु पादप कोई भी विकास होगा, शुरुआती स्तर कहां से होगा? आपको पहले ही बताया गया था कि शुरुआती स्तर के जो पादप होंगे, शुरुआती स्तर के जंतु होंगे, कहां दिखाई देंगे? वह जल में ही दिखाई देंगे। ठीक है भाई, तो जल में शुरुआती स्तर के जो थैलोफाइटा है, इनका समझ में आया कि जल में मौजूद हैं, और ना तो इनमें कोई जड़, न तना, न पत्ती, इनका स्पष्ट विभाजन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल याद करने हैं हमें। इसके एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगाइरा और कारा। ठीक है, दोनों देखो एक तरीके का प्रोनाउंस भी दे रहे हैं, साउंड भी दे रहे हैं, स्पाइरोगाइरा, कारा। ठीक है, दोनों आप कई बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। यह आपके थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फिर देखो आता है अगला ब्रायोफाइटा। आप समझो पादप वर्ग का उभयचर बोला जाता है। जब हमको क्रम याद है, थाला के बाद ब्रावो आता है, याद है। अब थाला के बाद ब्रावो आएगा। अगर पूछेगा पादप वर्ग का उभयचर कौन है, तो हमें पता है कि जली स्तर से ही आपका शुरुआती जो पादप है उसका विकास हुआ होगा। तो थाला शुरुआत में था, थाला ही जल में होगा, उसके बाद ब्रावो था। तो कहने का मतलब है दूसरे नंबर का जो आपका पादप है वह ब्रावो है। यह आपका जल से थल की ओर आ रहा होगा। कुछ पौधे इसमें रहेंगे जो जल में विकसित होंगे, कुछ पौधे रहेंगे जो थल में विकसित हो रहे होंगे। तो हमने जब क्रम याद कर लिया तो हमें यहां से कनेक्ट करना आसान हो गया कि पादप वर्ग का उभयचर भी ब्रायोफाइटा को ही बोला जाएगा। और दूसरी बात है यह कि संवहन ऊतकों का अभी भी इनमें विकास नहीं हुआ। संवहन ऊतक क्या होता है? देखो यार, सेल्स आगे जो है टिश्यू में, है ना,
सेल्स बताया था ना, पीछे समझाया कि सेल्स बनती हैं अगर टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब भैया यही जो टिश्यू एक होता है, वही उसका एक प्रकार होता है संवहन ऊतक। बोले संवहन ऊतक क्या होता है? देखो संवहन, तोड़ने की कोशिश करो, जो वहन करता, ले जाता हो, लाता हो, है ना। तो पेड़ पौधों के दो संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, इसको आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। एक काम करेगा, जड़ों से ऊपर तक पोषक तत्वों को ले जाएगा। ठीक, दूसरा काम क्या करेगा, ऊपर से कुछ भी पेड़ पौधे बनाएंगे, उनसे जड़ों तक वह चीज पहुंचाएगा। तो दो काम होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम के। तो जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं, इनमें संवहन ऊतक का विकास नहीं हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल आपका है मॉस और मार्केशिया। ठीक, थैलोफाइटा में आपके स्पाइरोगायरा, कारा, दोनों एक तरीके के नामकरण दे रहे हैं। जो भी आपका प्रोनाउंस आप समझिएगा कर रहे हैं वो एक जैसा ही है। वैसे ही ब्रायोफाइटा में मॉस, मार्केशिया, दोनों देखो प्रोनाउंस एक ही तरीके का हो रहा है, और एग्जाम में यही आपके रिपीट करके पूछे भी जाते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर आता है तीसरा था टेरिडोफाइटा, है ना। थाला और ब्रावो का क्या था? टेरर था। तो टेरिडोफाइटा से हमने याद किया, पहली चीज तो याद करनी है कि यहाँ पर संवहन ऊतकों का विकास हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो आपके जाइलम और फ्लोएम है, यह स्पष्ट रूप से आपके टेरिडोफाइटा वाले जितने भी पेड़ होंगे, पादप होंगे, इनमें दिखाई देगा। इसके एग्जाम्पल में देखो फर्न और एजोला है। फर्न आप जानते हैं घास, आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, पत्तियां अत्तियां सब स्पष्ट रूप से यहाँ बन जाएंगी। ठीक है, इस तरीके के पेड़ों में। लेकिन याद रखना है, संवहन ऊतक भले ही है टेरिडोफाइटा में, लेकिन बीज नहीं है। बीज नहीं है, पुष्प नहीं है। इस तरीके का जो बीज वगैरह आपको दिखाई देगा जिन पेड़ों में, वह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। अभी इसको अच्छे से समझते हैं। लेकिन इसके ऊपर के जितने पादप के वर्ग हैं, उनमें आपका टेरिडोफाइटा में बीज नहीं दिखाई देगा। तो यहां क्लियर हुआ कि संवहन ऊतक भले ही हो गया हो, लेकिन बीज नहीं है यहाँ पर। ठीक, और एजोला, इसके एग्जाम्पल आपका फर्न, एक घास जो हम देखते हैं, और दूसरा एजोला। एजोला कहां पर यूज होता है भाई? जब आप धान की खेती वगैरह करते हो तो वहां पर इस एजोला घास का प्रयोग किया जाता है ना। एजोला आदि के माध्यम से वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। ठीक है, जल को रोका जा सकता है, धान की बढ़िया खेती होती है, इसीलिए हरी खाद भी बोला जाता है एजोला को। इतना तो आप पढ़ते ही होगे, एग्रीकल्चर वगैरह में भी देखो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ कनेक्ट कर लेना अच्छे से, टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आपका फर्न और एजोला आते हैं, जिसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। अब बीज वाले पेड़ जिनके आप बीज लगाते हो, इसमें सबसे पहले आप देखते हो जिम्नोस्पर्म, क्योंकि पहले आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, फिर एंजियोस्पर्म आएगा। जिम्नोस्पर्म में हमने देखा बीज वगैरह है, स्पष्ट रूप से विभाजन भी हो चुका है, संवहन ऊतक भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो बीज होंगे वह नग्न बीजी होंगे। बोले कैसे? देखो, बीज को अनावृत बोलते हैं, इसी को, नग्न बीजी को। अर्थात बीज जो होगा वो ढका नहीं होगा किसी चीज से। एग्जाम्पल इसके देखो, समझोगे ना तो बहुत आसानी से, उसको डेली लाइफ से समझना, आप जानते होगे। एक इसका एग्जाम्पल है पाइनस, दूसरा है साइकस। नाम बड़े अटपटे लग रहे हैं, लेकिन अभी जब आपको बताऊंगा तो आप लगेगा अरे यार, इनको तो दोनों को हम जानते हैं। पाइनएप्पल जानते हो ना, जो कुल होता है जिन पेड़ों का, पाइन कुल होता है। ठीक है, पाइन कुल का ही आपका पाइनस है। और यह जो पाइनस पेड़ है, इससे आपका मिलता है चीड़ का तेल। ठीक, अब देखो आपको याद हो रहा होगा, क्योंकि आपने ये चीड़ का तेल तो सुना ही है। पाइनस से ही आपका चीड़ का तेल मिलता है। दूसरा क्या है ना, इससे जो फल मिलता है आपका ड्राई फ्रूट, आप चिलगोजा खाते होगे, खाया है आपने? चिलगोजा जो ड्राई फ्रूट मिलता है, इसकी पाइनस पेड़ से ही मिलता है, इसी के बीज को ही खाते हैं, और वह नग्न बीजी होता है। ठीक है, तो नग्न बीजी होता है। आपको समझ में आया कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जितने भी आपके पादप हैं, उनके बीज जो है नग्न बीजी रहेंगे। और इस तरीके का एग्जाम्पल है कोई डेली लाइफ में? बोले है भाई, पाइनस है, उससे चीड़ का तेल हमें मिलता है, और दूसरा हम चिलगोजा ड्राई फ्रूट भी खाते हैं। दूसरा दिया हुआ है साइकस, ये भी आप खाते हो। कहां? साबुत दाना खाया है? तो जो साबुत दाना बनता है ना, वह इसी साइकस पादप से ही बनता है, इसी के बीज से। ठीक है, तो हमें याद हो गया, पाइनस भी हमने याद कर लिया, साइकस भी याद कर लिया, क्योंकि डेली लाइफ में इनका हम यूज करते हैं, बस हमें पता नहीं होता है। एंजियोस्पर्म पर आते हैं। एंजियोस्पर्म पर देखो बीज बढ़िया से विकसित हो जाता है। अब क्या है, यह बीज अंडाशय के अंदर रहता है। अब इसको भी देखो कैसे याद करना है। एक आपका दो भागों में इसको बांटा जाता है एंजियोस्पर्म को। एक होता है आपका मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। डाई का मतलब क्या होता है? दो, मतलब द्विबीजपत्री। मोनोकॉट मतलब क्या होता है? एक बीजपत्री। अब भैया इसका बताओ एग्जाम्पल कोई है आपका? ऐसे नहीं याद हो रहा है? देखो, मोनोकॉट में आप आम का खाते हो ना, आम का फल खाते हो। आम का फल जब आप गुठली मिलती है, गुठली को जब आप तोड़ते हो, तो वह गुठली कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में बट जाती है। तो यही होते हैं भैया सारे के सारे द्विबीजपत्री, और एंजियोस्पर्म ही हैं। जितने आप पेड़ पौधे देखते हो ना अपने आसपास बड़े बड़े, वो सारे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही आते हैं। फिर एक बीजपत्री कौन सा है? बोले ये भी हम खाते हैं। केला खाया कभी? केले के अंदर का जो बीज होता है उसको देखना, वह एक बीजपत्री होता है, वह बीज दो भागों में नहीं बटता है। तो अब क्लियर हो गया होगा सारा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब ना यह टर्म जो है आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इन टर्म से बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप डेली टू डेली लाइफ में इन चीजों को जानते हो। बस ये टर्मिनोलॉजी जो होती है थोड़ी सी टफ लगती है बायोलॉजी की। क्यों लगती है? क्योंकि इसकी एक तो हिंदी इतनी आसान नहीं है,
पहली बात तो यह इंग्लिश में है कुछ टर्मिनोलॉजी, दूसरी क्या है लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको यह आसान नहीं लगती है। लेकिन अब तो आपको समझा दिया गया भाई आसान भाषा में, तो अब आपको यह थोड़ा सा इजी लगेंगे जितने भी फैक्ट अब आप याद करोगे। अब अगला आते हैं भाई, जो अगला जो क्लासिफिकेशन था वह जंतु के रूप में था। अब जंतु के रूप में जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें देखो यह जो आपके प्रमुख रूप से सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको आपको याद कर लेना है, कई बार बोलना है, ठीक। इसको आपको जाना है, लिस्ट को इसको निकालना है, ठीक है। इस लिस्ट को आपको अपनी टेबल के सामने लगा देना है और उसको रोज पढ़ना है। देखो कैसे याद हो जाएगा, मुझे याद हो गया है क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है इसको। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटे एलिमेंथीज, एस्के एलिमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। यह प्रमुख आपके फाइलम हो गए। देखो एक एक फाइलम को विभाजित करेंगे, आगे अगले वीडियो में क्या है एक एक की विशेषताएं देखेंगे, कहां कहां से एग्जाम में आयोग आपसे क्वेश्चंस पूछता है, किस फाइलम से कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं आपसे। यहां पहले वर्गीकरण देख लेते हैं कि जंतुओं के भीतर जो वर्गीकरण किया गया है, यह प्रमुख जो वर्ग बनाए गए, इसके भीतर जो जंतुओं का समूह रखा गया है वह कैसे रखा गया है। सबसे पहला कौन सा है, पोरीफेरा है। अब देखो भाई पहले पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा को समझते हैं, यह एक वर्ग में किस बेस पे रखा गया, नॉन कार्डेटा संघ के रूप में। कार्डेटा क्या होता है, कार्डेटा अर्थात जिसमें वर्टिब्रेट या नोटोकार्ड मौजूद होता है। अब बोले भाई वर्टिब्रेट नोटोकार्ड नहीं पता है, तो चलो इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं, तो मेरुदंड, नहीं मेरुदंड पता है तो मेरुदंड मतलब होता है आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो यह सारे टर्म आपके यूज होते हैं, कहीं नोटोकार्ड लिखा होगा, कहीं वर्टिब्रेट लिखा होगा, ठीक है, कहीं आपका मेरुदंड लिखा होगा। इन सभी को आसान भाषा में समझना है तो आप समझो रीढ़ की हड्डी ही बोलते हैं। तो नॉन कार्डेटा कहने का मतलब, नॉन मतलब नहीं होगा, कार्डेटा मतलब रीढ़ की हड्डी, जिनमें रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं होगा वो सारे वर्ग आपके पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक आएंगे, ठीक है। इसके बाद जितना भी संघ होगा, जो भी फाइलम होगा, वो आपका कार्डेटा संघ में आएगा। अब क्लियर हुआ यह कार्डेटा और नॉन कार्डेटा का मतलब क्या होता है। पहला विभाजन यह हो गया। दूसरा देखो एक विभाजन किया जाता है सिमेट्री के बेस पे। सिमेट्री क्या होता है, देखो सिमेट्री कुछ नहीं होता है, यह समझो कोई भी जंतु होगा, ठीक है, उस पर से एक अच्छी काल्पनिक रेखा खींची जाएगी। अब वह काल्पनिक रेखा जो है आपकी, एक तो होती है आपकी एसिमेट्री के रूप में विभाजित, दूसरी होती है एरियल सिमेट्री, तीसरी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। तीनों चीजें क्या होती हैं यहां समझ लेते हैं। देखो शुरुआती जो जंतु होता है जिसे आप पोरीफेरा वर्ग में रखते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं एसिमेट्री बताया गया है। भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोरीफेरा जो जंतु जगत है इसमें आपका किस तरीके का सिमेट्री पाया जाता है। ऑप्शंस में एरियल भी होगा, एसिमेट्री भी होगा, बाइलेटरल होगा, आपको पता ही नहीं होगा सिमेट्री क्या होता है। तो आप समझेंगे यहां पर कि सिमेट्री होता क्या है। देखो असममिति वह होता है कि यह समझो कि कहीं पर से एक काल्पनिक रेखा हमने मान ली, और काल्पनिक रेखा हमने कहीं पर से अगर डाली, किसी जीव में एक काल्पनिक रेखा किसी अक्ष से गुजारी, तो वह उसको कोई भी आप काल्पनिक रेखा बना लो, वह उस जीव को दो भागों में नहीं बांट पाएगी बराबर, तो वो हो गई असिमेट्री। आ मतलब होता है नहीं, सिमेट्री मतलब आपस में समझिएगा उसको, जंतु को बराबर भागों में बांट पाना, ठीक। तो असिमेट्री किसमें है, पोरीफेरा में। उसका रीजन क्या है, इनका कोई भी एक विशेष कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप समझिए टेढ़े मेढ़े किसी भी टाइप से यह जीव पाए जाएंगे जो भी इसके अंतर्गत जंतु रखे जाएंगे पोरीफेरा के अंतर्गत। अभी पोरीफेरा जब पढ़ेंगे एग्जांपल्स देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जो होगा आपका असममित होगा, ठीक है, इसीलिए समझ में आया कि इसको यह एसिमेट्री में रखा जाता है। दूसरे जो वर्ग हैं आपके सिलेंट्रेटा और टोनीफेरा, तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा को रखा जाता है एरियल सिमेट्री में। एरियल सिमेट्री का सीधा मतलब होता है कि इस तरीके के जंतुओं में कहीं से भी आप काल्पनिक रेखा निकाल कर गुजार दो, ठीक है, कहीं से भी वो उसको दो बराबर भागों में ही बांटेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक आपको देखो एग्जांपल देता हूं, स्टारफिश, ठीक। स्टारफिश जो है आपका एरियल सिमेट्री में आता है, ठीक। अब सही से बनी नहीं है तो स्टारफिश में आप चाहे यहां से बनाइए चाहे यहां से गुजारिए, है ना, सेंटर से किसी भी अच्छे से, ठीक है, जो आप किसी भी अच्छे से सेंटर में कहीं से भी आप लाइन डालेंगे वो दो बराबर भागों में ही स्टारफिश को बांटेगी। तो यह आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, एरियल सिमेट्री का। एक एग्जांपल देकर समझाएगा, बाकी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा को भी डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। फिर है प्लेटे हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इन सभी को हम देखेंगे कि क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना। बेसिकली मोटा मोटा यहाँ एक आइडिया ले लो। देखो जितने भी कृमि वगैरह हैं, वॉर्म्स हैं, प्लेटे हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज में रखे गए। एनेलिडा में देखो केचुआ वगैरह ये सब आप देखोगे तो ये एनेलिडा वगैरह में दिखाई देगा। आर्थ्रोपोडा आप जानते हो मकड़ी, मच्छर, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं ये सब कहाँ दिखाई देंगे, आर्थ्रोपोडा, और सबसे बड़ा हमारा ये फाइलम भी है आर्थ्रोपोडा। और मोलस्का आप जानते हैं जितने भी आपके मुलायम वाले रहेंगे, घोंघा वगैरह रहेगा, ठीक है, वो सारे आपके मोलस्का में। फिर इकाइनोडर्मेटा, देखो इकाइनोडर्मेटा जो है वो नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच का संक्रमण वाला जो फाइलम है। तो इसीलिए यहां से एक चीज और याद हुई कि जो हमने देखा कि प्लेटे हेलमिंथीज से लेकर के मोलस्का तक के जितने भी फाइलम हैं उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। तो पहले हम सिमेट्री समझ रहे हैं, तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है उसको मनुष्य की संरचना से समझो, अपने शरीर से समझो, बाइलेटरल सिमेट्री समझ में आ जाएगी। यह हमारा शरीर है,
इसमें अगर हमारे शरीर को बाई मतलब केवल एक ही ऐसी हम काल्पनिक रेखा बना सकते हैं जो हमारे शरीर को दो भागों में बांटेगी। कैसे? जो एकदम मध्य से जाती है ना, यही एक कारण है, यही एक सारी अच्छी रेखा है जो मानव शरीर को दो भागों में बांट सकती है। ये मत सोचिएगा यह जो बाटी क्षैतिज रूप से बनाई जाएगी यह दो भागों में नहीं बांटेगी, ठीक है। यही मात्र एक मध्य वाली जो रेखा है लंबवत डाली जाएगी, यही आपकी बाइलेटरल सिमेट्री बनाएगी। तो जितने भी यह जीव दिखाई देंगे आपके प्लेटेहेल्मिन्थीस से लेकर के मोलस्का तक, इन सब में आपका बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक। एकाइनोडर्मेटा अलग क्यों है? क्योंकि याद ऐसे कर लेना है कि यह संक्रमण आपका फाइलम है, अर्थात ऊपर नॉन कॉर्डेटा, इसके बाद जस्ट आपके कॉर्डेटा संघ शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए एकाइनोडर्मेटा में आपका एरियल सिमेट्री ही दिखाई देगी। यह वही एरियल सिमेट्री है जो आपकी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में दिखाई दी थी। अर्थात कहीं से भी काल्पनिक रेखा बांटो डालो, दो बराबर भागों में ही बांटेगी। इसके बाद कार्डेटा फाइलम देखेंगे। कार्डेटा फाइलम को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से खूब बनते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका मत से आएगा कार्डेटा, मतलब समझ गए ना, जहां रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी जिन फाइलम के जंतुओं में, ठीक। तो यहां भी देखो जंतु का विकास कहां से होगा? कॉर्डेटा वाले जो जंतु होंगे पहला सबसे पहले आपको कहां दिखेगी? सबसे पहले आपको जलीय जीव के रूप में। तो मत्स्य वर्ग सबसे पहले, फिर उभयचर। मत्स्य वर्ग में से ही कुछ आपका जमीन पर आने लगे। तो वह कुछ थे ऐसे जो उभयचर थे, अर्थात जल में रह रहे थे और जमीन में भी, स्थल पे भी रह रहे थे, तो उन्हें एम्फीबिया बोला गया। तीसरा फिर जमीन पर आकर रेंगने लगेंगे तो सरीसृप वर्ग रेप्टिलिया बोला जाता है, और स्थल पर आकर उड़ने लगे तो पक्षी वर्ग हो गया। और सबसे लास्ट अपना जो सबसे विकसित, सर्वाधिक विकसित स्वरूप है अपना जंतु वर्ग का, उसे बोलते हैं स्तनधारी, जिसके अंतर्गत मैमल्स के अंतर्गत मनुष्य भी आता है। तो यह आपका प्रमुख वर्ग है कार्डेटा संघ का, ठीक है। तो देखो काफी आसान है यह, आसान अब लगने लगा होगा। पहले तो यह शब्द बड़े टफ लगते होंगे कि यह क्या, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये तब भी आसान लगते होंगे। पीछे अभी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये कई बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। आगे अगला वीडियो जो रहेगा इन्हीं के बारे में डिटेल से रहेगा। जंतु वर्ग जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है जंतुओं का, इसको सोचा गया अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर आपको एक तो बायोलॉजी से सब्जेक्ट है, मोस्टली जो बच्चे होते हैं जो भी तैयारी करते हैं वो नॉन बायो वाले होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है याद करना। लेकिन इसको आपको अपनी मेज के सामने लगाना है, कई बार पढ़ना है, फिर आप कल जब इसको हम डिटेल से करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें, और याद भी करेंगे। आज भी चीजें आपको बहुत सी याद हुई होंगी क्योंकि कनेक्ट कराया गया है आपको डेली एग्जाम्पल से। अब यहाँ नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में कुछ बेसिक से देखो वही अंतर बताया गया जो शुरू में समझा दिया आपको, कि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा। नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वही मेरुदंड जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, और इसमें आपका कॉर्डेटा संघ जो है किसी ना किसी जीवन की अवस्था में नोटोकॉर्ड जरूर मिलता है। दूसरा बताया गया भाई, अगर हृदय अगर दिखाई देगा आपको कॉर्डेटा संघ में, अब कॉर्डेटा संघ में भाई हम आते हैं, हमारा जो हृदय है वो पीछे स्थित है या आगे स्थित है? तो बोले अधर भाग में स्थित है, ठीक है। और अगर इनमें नॉन कॉर्डेटा वाले में हृदय मौजूद भी है तो पृष्ठ भाग में ही दिखाई देगा। फिर आगे आपके विटेकर महोदय आते हैं और वह 5 क्लासिफिकेशन करते हैं ना, 5 किंगडम के आधार पर बांटते हैं। जहां हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा था, है ना, मोनेरा पढ़ा था, प्रोटेस्टा पढ़ा था, फंजाई पढ़ा था और प्लांटी पढ़ लिया था। यह 4 किंगडम हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके आगे अब हम एनिमिलिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस किंगडम में हमने बेसिक जानकारी ले ली थी कि किस तरीके से पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक पहले नॉन कार्डेटा समूह को बांटा गया, यह फाइलम अलग बनाया गया। फिर जो दूसरा फाइलम बनता है वह कार्डेटा है, और नॉन कार्डेटा, कार्डेटा बताया था, कार्डेटा का मतलब होता है वर्टिब्रेट, या जहां पर नोटोकॉर्ड अर्थात रीढ़ की हड्डी जिन जंतुओं में नहीं पाई जाएगी या नहीं विकसित होगी उन्हें नॉन कार्डेटा वर्ग में डालेंगे, और उन्हें हम पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के वर्ग में रखते हैं। यह समझा दिया गया था। फिर कार्डेटा के अंतर्गत हम देखेंगे मत्स्य वर्ग से लेकर के कैसे हमारा मैमल्स तक विकास हुआ है जंतुओं का, वह सारे के सारे कॉर्डेटा वर्ग में रखे गए थे। यह बहुत अच्छे से समझाया गया था और यह बताया गया था। अब हम एक एक करके एक एक फाइलम को समझेंगे और उससे संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है वह जानेंगे। बहुत डीप में नहीं पढ़ना होता है हमें, बहुत डीप में नीट वगैरह की जो तैयारी कर रहे होते हैं या बायोलॉजी जिनका आपका एकेडमिक रहता है ना, और उसी स्ट्रीम में आगे जाना होता है, वो डिटेल से पढ़ते हैं। हमें एक जनरल व्यू लेना है, इस पर जनरल जानकारी चाहिए जो हमारे एग्जाम्स में आती है, तो वह सारी यहां से आपको कवर करा दी जाएंगी और उतना ही कंटेंट आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। साथ ही यह पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जाना टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, और बढ़िया मजा आपको तभी आएगा जब आप पीडीएफ की हार्ड कॉपी अपने सामने रखोगे और उसको रखते हुए अच्छे से इसको वीडियो को देखोगे, तो आपको 100% यूज होगा यह कंटेंट, ठीक है, क्योंकि तब आपको चीजें याद और अच्छे से हो जाएंगी, और फिर इसी को बार बार रिवाइज करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला फाइलम देखते हैं आपका पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंतर्गत बताया गया है कि शुरुआती जो आपके जंतु होंगे, क्योंकि विकास का जो शुरुआत होती है किसी भी स्तर पर हम पढ़ेंगे, पादप या जंतु, वहां जीवन का जो विकास हुआ है, शुरुआत हुई है, वह जलीय स्तर से ही हुई है।
तो पोरीफेरा प्रकार के जो जंतु होंगे यह आपके समुद्री जीव होंगे, है ना। ये तो पीछे समझाया आपको। और सिमेट्री बेस पर भी बताया गया था कि इसमें जितने भी जंतु पाए जाएंगे मोस्टली आपके एसिमेट्रिक होंगे, मतलब इनकी जो संरचना होगी वो बहुत ही ऊट पटांग होगी। तो अब बताइए यहां से कोई भी अगर मान लीजिए केंद्र से हमने अच्छी कोई काल्पनिक रेखा डाली है ना, तो क्या उसको दो बराबर भागों में बांट पाएगी? नहीं बांट पाएगी। तो उसी को बोलते हैं असममित। पीछे समझाया था, दोबारा बता रहा हूं ये। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके स्पॉन्जिला, साइकॉन। देखो पोरीफेरा नाम कैसे पड़ा? पोरी, पोर मतलब जानते हो आप, पोर मतलब होता है छिद्र। तो जो आपकी स्वेटिंग वगैरह होती है ना वो इन्हीं छिद्रों से होती है। वैसे ही आप समझिए इस जो फाइलम में जंतु रखे गए ना, इनके पूरे शरीर पर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से ये क्या करते हैं? श्वसन भी करते हैं, और आहार वगैरह लेना होता है तो इसी के माध्यम से ही लेते हैं, इन्हीं पोर्स के माध्यम से। इसीलिए इन पोर्स के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। और तो इस फाइलम में आने वाले जितने जंतु हैं उन्हें पोरीफोरा बोल दिया जाता है। पोरीफेरा आप समझे इनका नाम क्यों दिया गया। अब इसके एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्जिला। देखो स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज आप पकड़ते हो, इसी तरीके का यह जंतु होता है, स्पंज जैसा लगता है, इसीलिए इसको स्पॉन्जिला बोलते हैं। और दूसरा है आपका साइकॉन। तो ये दो प्रमुख एग्जाम्पल है पोरीफेरा वर्ग के। और यह किस तरीके के जंतु होंगे यह बता दिया गया, समुद्री जीव होंगे, और श्वसन और आहार किस तरीके से लेंगे? तो पोर्स आदि के माध्यम से लेंगे। यह क्लियर हो गया आपको। पोरीफेरा वर्ग देखो, पोरीफेरा वर्ग से इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है ना, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता है हमें। सिलेंट्रेटा दूसरा वर्ग है आपका, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ सिमेट्री चेंज हो जाती है। यहाँ पर आने वाले जितने भी आपको जीव दिखाई देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पहले समझो सिलेंट्रेटा में आपका ऊतक स्तर तक शारीरिक संगठन विकसित हो गया था। बताया था ना, सेल से आगे क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है। तो अर्थात यहाँ पर जो जंतु हैं वह सेल से आगे बढ़कर एक कदम टिश्यू के स्तर तक विकसित हो चुके हैं इनका शरीर, ठीक है। तो इनका शरीर जो है टिश्यू के स्तर तक विकसित हो चुका है। पहला हमने फैक्ट यह समझा। दूसरा है इसके एग्जाम्पल्स में, जैसे हाइड्रा है आपका, और जेलीफिश, कोराल, ये तीन महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं इसके। देखो हाइड्रा और कोराल को एक साथ पढ़ा करो। हाइड्रा जो है आपका अकेले रहता है, एकांकी जीवन जीता है, मस्त। और कोराल आपने देखा होगा, जब ऑस्ट्रेलिया में हमने ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ी थी तो वहां कोराल आपके किनारे किनारे समूह के रूप में रहते हैं, देखे थे हमने। जो इनका विकास होता है वह समूह के रूप में होता है। और हाइड्रा आपका सिंगल, एकांकी जीवन मस्त जीता है, अकेला। और यह समझिएगा जेलीफिश, तीसरा एग्जांपल है आपका जेलीफिश। यहां जेलीफिश से आयोग क्वेश्चन बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा फिश मत्स्य वर्ग में नहीं आती है? तो वहां एग्जांपल में आपका जेलीफिश, यहाँ फिश लिखा हुआ, ये मत सोचना यह फिश लिखा है तो मत्स्य वर्ग में आएगी, बिल्कुल नहीं। मत्स्य वर्ग आपका कॉर्डेटा वर्ग के अंतर्गत आता है, कॉर्डेटा फाइलम में। और यह जेलीफिश भैया नॉन कॉर्डेटा है। और नॉन कॉर्डेटा में भी कौन सा फाइलम है? सिलेंट्रेटा फाइलम है। तो इतना अच्छे से डिटेल में इतना पढ़ा दिया गया है, इससे ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और चीजें समझ में आ जाए आपको, इतने डीप तक ही जाना होता है। तो अब जेलीफिश वगैरह का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें अच्छा केंद्र पर कोई भी अक्षांशीय स्थिति डालकर आप रेखा खींचोगे, काल्पनिक रेखा, तो वह इसे दो बराबर भागों में ही बांटती है। जैसे स्टारफिश देखा था हमने, तो यह स्टारफिश हमें इकाइनोडर्मेटा में दिखाई देगी। और यहां भी देखो आपकी जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री का मतलब ही होता है कहीं से भी आप काल्पनिक रेखा मानिए, केंद्र से कोई भी रेखा गुजरिए वह दो भागों में ही बांटेगी, है ना, उस जंतु को। तो यही आपको बताया गया था। यह जेलीफिश हो गया, हाइड्रा हो गया, कोराल हो गया, यह सारे जंतु ऐसे हैं जहां आपकी रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। और सिलेंट्रेटा आपका फाइलम है। सिलेंट्रेटा के बाद जो अगला फाइलम है टिनोफोरा। यहाँ एक बात और जानिए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, हाइड्रा जो है आपका, हाइड्रा एकाकी जीवन जीता है, साथ ही साथ यह जो श्वसन करता है यह विसरण के माध्यम से करता है। विसरण और परासरण आपने एकेडमिक स्तर पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स की क्लासेस जब होंगी वहां अच्छे से और कराया जाएगा। विसरण आप ऐसे ही मोटा मोटा अंदाजा ले लो कि हाई जो आपका उच्च सांद्रता क्षेत्र होता है, वहां से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जो विस्थापन होता है उसे ही गति, उस गति को ही विसरण के रूप में जाना जाता है। तो यही विसरण जो है आपका प्रोसेस होता है हाइड्रा के भीतर, जिस माध्यम से यह हाइड्रा श्वसन करता है। कारण क्या है भाई, क्यों करता है विसरण के माध्यम से? क्योंकि इसमें श्वसन अंग अनुपस्थित रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टिनोफोरा फाइलम देखते हैं। देखो टिनोफोरा फाइलम में हमें केवल इतना जानना है कि यह जो फाइलम है इसमें जीव दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन होता है। अब इसको आपने डेली लाइफ में कहीं, यह जीव दीप्ति जिसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसे बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। अब जीव दीप्ति की घटना, यह आपके लिए टर्म आसान तब हो जाएगा जब डेली लाइफ में आप समझोगे कहां आपने यह घटना देखी है। जुगनू तो हर कोई जानता होगा ना, जुगनू जलते हुए देखी होगी। तो जुगनू में जो घटना होती है वह यही जीव दीप्ति की घटना होती है। और इसी जीव दीप्ति के कारण प्रकाश उत्सर्जन उस कीड़े के द्वारा किया जाता है। लेकिन देखो जुगनू जो है आपका, अभी हम आर्थ्रोपोडा ग्रुप पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसका एक भाग है आपका जुगनू, ठीक है। लेकिन जुगनू में जो प्रोसेस होता है ना, यहीं पर आप समझ लो, खाली आपको याद नहीं करना है, लूसीफेरिन आपका केमिकल होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है
इन जंतुओं के भीतर। तो यह लूसीफेरिन जो होता है, जिस कारण यह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जीव दीप्ति के माध्यम से, तो यही सेम प्रोसेस जुगनू के भीतर ही होता है। ठीक है, तो यही आपके जितने भी इसके एग्जाम्पल कौन से हैं टीनोफोरा के, इसका एग्जाम्पल है आपका कॉम्ब जेली, समुद्री अखरोट। ठीक है, कॉम्ब जेली और समुद्री अखरोट दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जब भी आप इस तरीके के जीव देखोगे समुद्र में, तो वहां आपको नीला हरा प्रकाश इस टाइप का समुद्र में देखते होगे ना, कभी भी देखना आप इस तरीके की इमेज आप डालना गूगल पर, तो आपको क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा कॉम्ब जेली और समुद्री अखरोट किस तरीके से दिखाई देते हैं। यह टीनोफोरा ही फाइलम होता है, जिस कारण समुद्र आपका नीला हरा इस कलर का दिखाई देगा। रात में यह खूब अच्छे से यह कलर दिखाई देगा आपको। तो टीनोफोरा फाइलम आपको समझ में आया कि इस फाइलम में कौन से जीव रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला जो फाइलम देखा हमने था प्लेटेहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज, इनको एक साथ पढ़ना है। देखो वर्म्स जो होते हैं आपके कीड़े होते हैं, है ना, वर्म्स वगैरह को कृमि जिन्हें बोलते हैं, इन कृमि को इन दो फाइलम में रखा गया। बोले फिर प्लेटे और एस्के दो दो बनाने की क्या जरूरत थी। तो देखो प्लेट कैसी होती हैं, आपने बताया कि प्लेट जो होती हैं चपटी होती हैं। तो हमने इस तरीके के जो कृमि देखे, उसमें आपका ऊपर तो गोल होंगे, लेकिन उनका जो आधार होगा ना, आधार फ्लैट होता है। ठीक है, आधार फ्लैट होता है, चपटा होता है। तो वो सारे के सारे कृमि प्लेटेहेल्मिन्थीज में आ जाते हैं। समझ में आया कि प्लेटेहेल्मिन्थीज फाइलम में कौन से आपके जंतु रखे जाते हैं, जीव रखे जाते हैं। तो क्लियर हो गया यहां से कि जिन वह चपटे कृमि होते हैं, बेसिकली इनका जो पृष्ठ आधार होता है वह चपटा होता है। दूसरा, यहां तक आते आते अंग स्तर तक शारीरिक संगठन विकसित हो जाता है, अर्थात सेल से आगे हम टिश्यू गए थे, टिश्यू से आगे अब हम ऑर्गन तक आ चुके हैं। यहां पर जितने भी हमें जीव मिलेंगे वह अंग स्तर तक इनका शरीर विकसित हो चुका होगा। तो बोले इसके एग्जाम्पल बता दो। इसके एग्जाम्पल है आपके फीता कृमि, यकृत कृमि। फीता भी आप जानते हैं फ्लैट होता है ना। एक एग्जाम्पल के याद करने का तरीका बता रहा हूं, फीता भी आपका फ्लैट होता है, यकृत भी आपका फ्लैट होता है। तो लिवर फ्लूक जिसे बोलते हैं, यह फीता कृमि और यकृत कृमि दोनों ही प्लेटेहेल्मिन्थीज के ही एग्जाम्पल हैं। इस फाइलम से इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको जानकारी हो गई। उसके बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीज। देखो एस्केहेल्मिन्थीज को अलग इसलिए क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो कृमि है पूरे गोल होते हैं एकदम। ठीक है, इसीलिए गोल होने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, बोले एस्केहेल्मिन्थीज वाले ही कृमि को ही गोल कृमि बोलते हैं। और यह बीमारी फैलाने वाले ज्यादातर परजीवी होते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो जितने भी कृमि होंगे वो मोस्टली बीमारी फैलाएंगे। इनका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, सब याद हो जाएगा। देखो एक आप फाइलेरिया कृमि जानते होंगे, फाइलेरिया कृमि नहीं सुना होगा तो हाथी पांव बीमारी के बारे में तो सुना है भाई, जिसमें इंसान को अगर यह कृमि से इन्फेक्ट हो जाता है तो हाथी पांव डिसीज हो जाता है, उसका पैर जो है मोटा होकर हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इसीलिए इस बीमारी को हाथी पांव डिजीज बोल देते हैं। और यह किस कृमि के कारण होता है, फाइलेरिया कृमि। और यह फाइलेरिया कृमि किस फाइलम में आता है, एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम में आता है। दूसरा देखो आता है पिनवर्म, पिन कृमि जिसको बोलते हैं। आपकी हाथों वगैरह में इन्फेक्शन होता है, बोला जाता है ना किसी वर्म का इन्फेक्शन है, ठीक है, वह आपका पिन कृमि ही होता है। और यह दोनों आपके एस्केहेल्मिन्थीज में ही आते हैं। इसमें अंतर यह है कि आपने पढ़ा प्लेटेहेल्मिन्थीज में अंग स्तर तक शारीरिक संगठन विकसित हुआ है, यहाँ अंग तंत्र के स्तर तक, यानी कि जैसे हमारा शरीर है ना, हमारे में ऑर्गन सिस्टम एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गन्स लगे हुए हैं। नाक किसी का पैर ऊपर तो लगा नहीं होगा, पैर नीचे ही रहता है, फिर आपका मुंह ऊपर ही रहता है। तो इसी तरीके से समझो अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टमेटिक वे में विकसित हो जाएगा। एस्केहेल्मिन्थीज में जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि, इनको जब आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनेलिडा, एनेलिडा वर्ग जो है शुरू में ही आपको बताया गया था, जो केचुआ है, जोक है, इस तरीके के जितने भी जीव हैं आपके वह एनेलिडा वर्ग में रखे गए। बेसिकली इनका शरीर जो है स्पष्ट खंड और विखंडों में विभाजित हो चुका होता है। देखो कभी आपने केचुआ देखा है, केचुआ के ऊपर आपने सर्किल्स देखे होंगे गोल गोल इस तरीके से, और स्पष्ट खंडों में उनका विभाजन हुआ होता है। यही बोलते हैं स्पष्ट खंड और विखंडों में विभाजन हो चुका होता है जितने भी यह जीव होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो आपका केचुआ और जोंक होता है, इन दोनों में नर और मादा को पृथक नहीं कर सकते हैं। देखो मनुष्य में नर और मादा का पृथक्करण कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा XX और XY, इनके बारे में खूब आप पढ़ते होंगे, अभी आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो XX जो आपका यह क्रोमोसोम होता है, यह पुरुष को दर्शाता है, सॉरी यह महिला को दर्शाता है। और जो XY क्रोमोसोम है, सेक्स जो क्रोमोसोम होता है, यह आपका किसको दर्शाएगा, पुरुष को दर्शाएगा। तो इस आधार पर हम ह्यूमन में तो विभाजित कर देते हैं नर और मादा को। तो इस तरीके के क्रोमोसोम आपके केचुआ और जोंक में नहीं पाए जाएंगे। तो बोले फिर इसी कारण बोला जाता है भाई इन्हें नर और मादा में अलग अलग पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। और नेरिस जो आपका होता है, यह नेरिस भी एनालिडा का ही एक प्रमुख जीव है, लेकिन नेरिस में नर और मादा अलग अलग रूप से पृथक किए जा सकते हैं। अर्थात इसमें आप समझ गए होंगे, यहां पर
अलग संरचना है केचुआ और जोक से। यह क्लियर हुआ आपको एनिलिडा वर्ग, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते नहीं है। नेरिस, केचुआ और जोक, इन्हीं 3 एग्जांपल्स को ही घुमा फिरा कर ही आयोग पूछता रहता है आपसे। फिर आते हैं भाई सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जो फाइलम है, आर्थ्रोपोडा। देखो जितने भी फाइलम हमने पढ़ाए, शुरू में ही बताया था, पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मिटा तक जितने नॉन कार्डेटा ग्रुप्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो आर्थ्रोपोडा है यह सबसे बड़ा संघ है। बोले सबसे बड़ा संघ है, साथ ही साथ पृथ्वी पर जितनी भी जातियां पाई जाती हैं उनकी 2/3 जातियां आपकी इसी फाइलम में ही मौजूद हैं। यह क्लियर हो गया आपको। और आर्थ्रोपोडा आप डेली लाइफ में मच्छर, मक्खी, जितने भी कीड़े मकोड़े, तिलचट्टे, जो भी आप देखते हो, सबको डाल देना है किस फाइलम में उठा के, इसी आर्थ्रोपोडा में ही उठा के डाल देना है। ठीक, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा करके डेली लाइफ से कनेक्ट करके इस फाइलम को समझोगे, बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे आते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई इसमें बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है या खुला, तो आपको बताना है खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है। यहां बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। यहां समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो आप कभी भी जाते हो ब्लड दे, जब डॉक्टर आपसे ब्लड लेता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी वेसल्स जो होती हैं उन्हीं से खून निकालता है ना, इंजेक्शन लगा करके। ऐसा तो है नहीं कहीं भी इंजेक्शन लगा दिया खून निकाल लिया, नहीं, पहले नस ढूंढता है आपकी, ढूंढता है। वह जो नस होती हैं वह बेसिकली समझिए उन्हीं को वाहिकाएं बोलते हैं, और उन्हीं वाहिकाओं में आपका ब्लड बहता है। ठीक, बहता है, और उन्हीं वाहिकाओं में जब आपका ब्लड बहता है और वहीं से आपका ब्लड डॉक्टर निकाल लेता है, उसे बोलते हैं आपका बंद परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इसका अपोजिट खुला, यानी कि हमारे ऑर्गन में, हमारे शरीर में अगर ऐसे ही खून बहता रहता तो वह खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो आर्थ्रोपोडा में जितने जीव होते हैं इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कोई वेसल्स वगैरह नहीं यहां पर होती हैं। क्लियर हो गया आप, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, खुलेआम एकदम बह रहा है खून शरीर में। ठीक है, अब यह रंगहीन होता है। देखो भाई, अब बोलोगे यार मच्छर मारते हैं तो हमें तो लाल खून दिखाई देता है ना जब मारते हैं, ऐसा नहीं है। वो रेड जो आपका ब्लड होता है वो किसका होता है, वो अपना ही होता है। हमारा ही खून जो चूस कर ले जाता है ना, वो खून होता है। अगर बिना खून चूसे हुए मच्छर को मारना तो उसको क्या होगा, आप किसको मारिएगा, है ना, कोई भी आप मान लीजिए कीट को मारिएगा, मकड़ी को मारिएगा, तो वहां आपको ब्लड रेड कलर का नहीं दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसीलिए हमारा खून कैसा है, लाल है। और ये मक्खी मच्छर, इनके खून में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए इनका खून रंगहीन है, और हम इसको हीमोलिम्फ भी बोल देते हैं, है ना, कहीं कहीं आपको हीमोलिम्फ भी देखने को मिलेगा। तो अब यहां से क्लियर हुआ होगा कि इनका खून रंगहीन रहता है, क्यों रहता है। दूसरा, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यह भी क्लियर हो गया। तीसरा था, देखो देखो बाह्य कंकाल इनका पूछा जाता है। इनका जो बाह्य कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है। अब यह काइटिन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं फंगस में, याद आया, फंजाई में आपको बहुत अच्छे से बताया गया था कि उनकी जो कोशिका भित्त होती है, सेल वॉल होती है, उनकी सेल्स की जो वॉल होती है वो काइटिन की ही बनी होती है। कवक से काइटिन को कनेक्ट किया था। ऐसे ही हमें आर्थ्रोपोडा में भी याद रखना है, इनका बाह्य कंकाल भी काइटिन से ही बना होता है। एग्जाम्पल्स इसके बताया, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। देखो मकड़ी है, सिल्वर फिश है, मच्छर, खटमल, ये सब क्या है, ये सब आपके आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सिल्वर फिश से, पूछ देगा भाई निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं है। वहां सारी फिश दी होंगी, रोहू, कतलू और बहुत सारी फिश दी होंगी, उसमें सिल्वर फिश भी दिया होगा, तो आपको बता देना है भाई सिल्वर फिश जो है अपनी आर्थ्रोपोडा में आती है। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न देखो मकड़ी से पूछा जाता है कि मकड़ी को जाला बनाते हुए आपने खूब देखा होगा, लेकिन कभी जानने की कोशिश की कि जाला कैसे बना लेती है, तो उसका कारण है स्पिन रेट्स। यह स्पिन रेट्स जो होता है इसका प्रमुख अंग है, जिस कारण यह मकड़ी सिल्क बना सकती है, और जिस कारण यह सिल्क बना सकती है उसे ही आप जाला बोलते हो। ठीक है, तो मकड़ी का यह अंग स्पिन रेट्स कहलाता है, जिसके कारण मकड़ी जाला बनाने में सक्षम होती है। क्लियर हुआ, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिल्वर फिश हमने देख लिया, यह पंखहीन कीट होता है। फिर देखो मच्छर और खटमल, मच्छर और खटमल खूब खून चूसते हैं आपका। तो भैया खून जब ये चूसते हैं तो हमारा खून जब इनके शरीर में पहुंचता है तो खून जमता क्यों नहीं है, जाम क्यों नहीं हो जाता भाई, क्योंकि इनका जो शरीर बना है इनके खून के अकॉर्डिंग बना होगा बहने के लिए। ठीक है, हमारे शरीर में किसी और का खून लगा दोगे तो हम तो मर जाएंगे, होता है ऐसा। तो मच्छरों के शरीर में जब हमारा खून जाता है तो मरते क्यों नहीं, तो उसका भैया कारण है प्रतिस्कंदन, एंटी कांगुलेंट बोलते हैं इसको। प्रतिस्कंदन मौजूद होता है इनके शरीर में, जिस कारण इनको खून जमता नहीं है। यही एक चीज समझ लेते हैं बर्रे के बारे में। बर्रा सुना होगा आपने, खूब बोलते हैं कि बर्रा जब काटता है तो अपना डंक छोड़ देता है। बोले डंक क्यों छोड़ देता है, उसका कारण यही होता है कि वहां पर उसके शरीर में प्रतिस्कंदन, एंटी कांगुलेंट मौजूद नहीं होता है। स्कंदन मतलब क्या होता है, जमना, और प्रति मतलब विरोध करना, जमने का विरोध करता है। ठीक है, अब इसके शरीर में जब प्रतिस्कंदन नहीं होगा तो भैया ये डंक छोड़ देगा तुरंत, और डंक नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा अगर डंक नहीं छोड़ेगा बर्रा। तो अब समझ में आया कि बर्रा क्यों डंक छोड़ता है, अब कोई पूछे तो बता देना।
अब आर्थ्रोपोडा वर्ग में संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, अर्थात जोड़ों में पैर पाए जाएंगे। संधि युक्त पाद का आसान भाषा में समझो मतलब जोड़ों में इनके पैर पाए जाएंगे। ठीक, अब इनको हम विभाजित कर लेते हैं, तो इंसेक्टा, एरिकनेडा, मारियोपोडा और क्रिस्टेशियन। तो देखो भाई, इंसेक्टा से लेकर के मारियोपोडा तक यह पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अलग अलग वर्गों में विभाजित करके किस आधार पर विभाजन किया गया है, संधि युक्त पैरों के आधार पर, है ना, पैरों की संख्या के आधार पर, पैरों के जोड़ों के आधार पर हमने विभाजन कर लिया। तो इंसेक्टा से लेकर के मारियोपोडा जितने भी होंगे, यहां पर पाए जाने वाले जितने जंतु होंगे आर्थ्रोपोडा वर्ग के, ये सारे स्थल पर ही पाए जाएंगे। फिर क्रिटेशियन जो है आपका, यह जलीय भाग में यानी कि ओशियन में। देखो क्रिटेशियन, क्रिटेशियन को ओशियन से कनेक्ट करना है, ओशियन से हम याद रखेंगे, ओशियन से ही हमें कनेक्ट हो जाएगा क्रिटेशियन। ठीक है, शियन ओशियन हमने निकाला और क्रिटेशियन को कनेक्ट कर लिया। तो अर्थात क्रिटेशियन में जो भी हम जीव रखेंगे, जितने आर्थ्रोपोडा के आपके जीव आएंगे, वो सारे के सारे जलीय जीव रहेंगे। यह क्लियर हुआ। फिर भाई इंसेक्टा में हमने देखा कि जितने भी आपके जीव हैं वह तीन जोड़ी का मतलब क्या है, 6 पैर, और चूंकि संधि युक्त पाद हैं तो उसी आधार पर हम विभाजन कर रहे हैं। तो 3 जोड़ी पैर वाले हमको मक्खी भी दिखाई देती है, मच्छर, दीमक, तितली, टिड्डा, ये सब क्या है आपके, ये सब इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यह सारे के सारे 3 जोड़ी पैर रखते हैं और स्थलीय भाग पर पाए जाते हैं। यह हम देख चुके हैं, सारे के सारे हमें दिखाई देते हैं। और यह श्वसन कहां से लेते हैं, यह थोड़ा समझ लो। देखो, यह जो श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं जिस अंग का, वह है आपका ट्रैकिया। तो आपके इंसेक्टा से लेकर के जितने स्थल खंड पर पाए जाएंगे, वह श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करेंगे, वो आपको बता देना है, ट्रैकिया का। फिर आ जाता है क्रिटेशियन। क्रिटेशियन वर्ग में जितने भी आपके जीव रखे गए, यह जलीय जीव थे। अब भैया जल में बताओ क्या मिलता है, जल में मिलती है घुलित ऑक्सीजन। अब घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग क्या ट्रैकिया से करेंगे, तो आपके ऑप्शन में अगर रहे ना क्रिटेशियन वर्ग का कोई भी जीव आए, झींगा, केकड़ा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, झींगा, केकड़ा या सिल्वर फिश, जितने आपको आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीव दिखे क्रिटेशियन वर्ग वाले, और बोले भाई ये श्वसन किस अंग से करते हैं, तो ट्रैकिया भी ऑप्शन में रहेगा, तुरंत काट देना है। यहां पर जो प्रयोग करते हैं वह गिल का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए। मछलियों में आप देखते होगे इसी गिल का प्रयोग मछलियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि घुलित रूप में ऑक्सीजन अगर आपको लेनी है, श्वसन करना है, तो गिल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यह क्लियर हो गया आपको। अब देखो इंसेक्टा, एरिकनेडा, मारियोपोडा, यह तीनों वर्ग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, क्योंकि स्थलीय वर्ग हैं। और इंसेक्टा में आपके वह जीव हैं जो 3 जोड़ी पैर रखते हैं, मक्खी, मच्छर, दीमक, तितली, टिड्डा, ये प्रमुख एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बढ़िया से रट लेना। और रटना क्या है आपको, ये सारे तो आप डेली लाइफ में देखो, इनसे मुलाकात होती ही रहती है आपकी। फिर 4 जोड़ी पैर अर्थात 8 पैर जो जीव रखते हैं, उसमें आपका मकड़ी है, ठीक है, और बिच्छू है। दोनों एक तरीके के जीव हैं, तो मकड़ी और बिच्छू दोनों ही 8 पैर रखते हैं, अर्थात 4 जोड़ी पैर रखते हैं। दोनों को एरिकनेडा ग्रुप में रखा गया है। और बहु जोड़ी वाले मतलब कई जोड़े रखते हैं पैर, उसमें आपका मीरियापोडा आता है, जिसमें कनखजूरा आप देखते होंगे। कनखजूरा कभी देखना, उसके पैर देखना बहुत सारे जोड़े में रहते हैं, है ना, तो उसे कनखजूरा को ही हम इसीलिए मीरियापोडा में रखते हैं। फिर क्रिटेशियन वर्ग बताया कि ओशियन वगैरह में, अर्थात जलीय जितने आर्थ्रोपोडा वर्ग के हैं, जैसे झींगा आप देखते हो, झींगा पालन होता है। केकड़ा आप देखते हो, केकड़ा कहाँ मिलता है आपको, तालाब में या समुद्र में मिलता है। सिल्वर फिश आपकी कहाँ मिलेगी, यह भी आपके समुद्र में मिलेगी। तो क्रिटेशियन अलग से इसलिए वर्ग बनाया गया जो आपके जलीय जीव हैं, अर्थात जल में पाए जाने वाले आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम के जितने भी जीव हैं। ठीक, तो यह क्लियर हुआ। इनके जो पैर होते हैं 5 जोड़े होते हैं, अर्थात 10 पैर इसमें पाए जाते हैं। चाहे झींगा देख लेना, चाहे केकड़ा देख लेना। अब यहां से पैरों को लेकर के, संधियुक्त पाद को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं और श्वसन को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी प्रश्न आपके इस पोर्शन से बनते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर कराए गए। आगे कुछ आपके कीट हैं, इंसेक्ट वर्ग के ही हैं, आपके मक्खी हैं या मच्छर हैं, जो आपके कई बीमारियों के वाहक होते हैं, कई रोग के वाहक होते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। देखो घरेलू जो मक्खियां होती हैं, यह टाइफाइड हो गया, हैजा और डायरिया, इसकी प्रमुख वाहक होती हैं। ठीक, तो यह आप जानते होंगे, बहुत बेहद आसान फैक्ट है। फिर आपका सैंड फ्लाई है ना, जो आपकी रेगिस्तानी रेगिस्तानी जो मक्खी है, यह काला जर्की, ठीक, ब्लैक फीवर जिसको बोलते हैं, काला जर्की प्रमुख वाहक होती है आपकी सैंड फ्लाई। सीसी मक्खी आपने खूब पढ़ा, स्लीपिंग सिकनेस जो होती है किस मक्खी के कारण होती है, सीसी मक्खी के कारण होती है। मच्छर पर आते हैं, यहाँ कंफ्यूज खूब करता है आयोग। देखो मच्छरों के जो प्रमुख आप देखिएगा इंसेक्ट्स के प्रकार हैं, जैसे एनाफ्लीज मच्छर, एडीज और क्यूलेक्स, यह मिलान करने के लिए खूब आएगा। इधर बीमारियां दे देता है, इधर मच्छरों के ये जो वाहक मच्छर होते हैं इनके नाम दे देता है। तो आपको बताना है भाई, जो मलेरिया है वह एनाफ्लीज मच्छर इसका प्रमुख वाहक होता है। डेंगू और चिकुनगुनिया इसका एडीज मच्छर होता है प्रमुख वाहक। देखो इसको मैंने कैसे याद किया था, डेंगू से आपने डा को उठाया, एडीज से आपने डा को उठाया, तो दोनों जगह पर हमें डा कॉमन मिला,
तो अब हमें कभी भी मिलाने को आएगा तो डेंगू को हम एनाफ्लीज या क्यूलेक्स से नहीं मिलाएंगे, डेंगू को हमेशा किससे मिलाएंगे, डा वाले से ही, एडिस से ही मिलाएंगे। तो मैं इस तरीके से मिला देता था, याद रहता था मुझे। अब डेंगू के साथ में आपको चिकनगुनिया याद कर लेना है, ठीक है। डेंगू और चिकनगुनिया को एडिस प्रकार के मच्छर से ही मिलाएंगे, अर्थात यही मच्छर होते हैं जो इस बीमारी के वाहक होते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया, देखो जापानी इंसेफ्लाइटिस आप जानते हैं, यह बुखार का ही एक प्रमुख प्रकार होता है। गोरखपुर जैसे क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र होते हैं वहां यह मच्छर बहुत एक्टिव रहता है, क्यूलेक्स मच्छर। वहां यह जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी और फाइलेरिया हम पीछे पड़ चुके हैं। फाइलेरिया जो कृमि होता है, इसके कारण आपका हाथी पांव जो डिजीज होती है वह होती है, लेकिन इसके वाहक कौन से होते हैं, वाहक मच्छर होते हैं क्यूलेक्स। अब देखो जापान से आपको कनेक्ट कर लेना है। जापान में अगर आपकी कोई फाइल ले जाएगा तो आप बोलोगे ना, जापान भाई फाइल क्यों ले गए, है ना। अगर आपकी कोई फाइल है और कोई जापान ले गया, तो जापान से आपकी फाइल जापान चली गई तो आप बोलोगे भाई वहां क्यों ले गए, तो आप बताना है जापान से जापानी इंसेफ्लाइटिस और फाइल से आपकी फाइलेरिया हो जाएगी, और क्यों ले गए मतलब क्यूलेक्स हो गया। तो यह थोड़ा सा याद कर लेना, इस तरीके के कुछ तरीके बना लिया करो ताकि आपको कनेक्ट हो सके वहां एग्जाम में। डेंगू का देखो हमने डा से बनाया था, अब क्या होता है एक भी अगर वहां मैच हो जाता है 4 बीमारियों में से, तो आपके आंसर सही करने का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा कंप्लीट कर लिया, सबसे बड़ा संघ था इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनते हैं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर करा दिए गए। अब अगला है आपका फाइलम मोलस्का फाइलम। देखो मोलस्का आपका देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, मोलस्का, ठीक है। मोलस्क बहुत ही कमजोर टाइप का, मुलायम टाइप का, मुलायम से हमने मोलस्क को याद कर लिया। अब बहुत ही मुलायम होता है इनका शरीर, तो इसीलिए भैया यह कठोर कैल्शियम के कवच में रहते हैं। यह बेसिकली अपने हाथ खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन यह ढूंढ लेते हैं रहने के लिए, कैल्शियम का कवच ढूंढते हैं ताकि यह सुरक्षित रह सके, ठीक है। कमजोर शरीर वाला आदमी है तो वह क्या करेगा, अपने आप को किसी कठोर आवरण में रखेगा कि नहीं रखेगा। इसीलिए मोलस्का वर्ग के जितने भी जीव होते हैं, जैसे घोंघा हो गया, ऑयस्टर हो गया, सीप वगैरह हो गई, ये सब कभी भी आपने कभी गए हो नदी वगैरह में गए होगे, सीप वगैरह मिलती होगी, एक कैल्शियम का कवच मिलता होगा, उसके भीतर जो कीड़ा मिलता है वहां आपको यह सीप मिल जाती होगी, घोंघा वगैरह मिल जाता होगा। तो जितने भी आपका यह फाइलम है, क्लियर हुआ होगा कि यह मोलस्का फाइलम है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है यह, अर्थात समुद्र में पर्याप्त मात्रा में इसकी संख्या पाई जाएगी जो मोलस्का वर्ग है। क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं जितने भी इस वर्ग में, इस फाइलम में जीव रखे गए हैं, ज्यादातर समुद्री जीव हैं, जैसे घोंघा, ओयस्टर, कटलफिश या ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ आता है, ऑक्टोपस कई बार पूछा गया है किस फाइलम में स्थित है, ऑक्टोपस आपका मोलस्का में स्थित है, ठीक है। और यह भी आपको क्लियर है कि पोरीफेरा के बाद, पोरीफेरा में आपकी एसिमेट्री थी, फिर आपकी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, इसमें आपकी रेडियल सिमेट्री, उसके बाद आपकी बाइलेटरल सिमेट्री ही पाई जाती है, केवल इकाइनोडर्मेटा वर्ग को छोड़ के, जो आपका संक्रमण क्षेत्र में था, इसलिए वहां पर भी क्या पाया जाएगा, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। सिमेट्री बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में। अब देखो घोंघा, ओयस्टर, कटलफिश और ऑक्टोपस, ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं मोलस्का वर्ग के, और इनमें से मोस्टली आप जानते हैं बड़ा ही इनका मुलायम शरीर होगा, बड़ा ही कोमल सा शरीर रहता है, जिस कारण ये कैल्शियम के कवच में रहते हैं, ठीक है। अब अगला आ गया संक्रमण वाला, नॉन कार्डेटा का जो अंतिम आपका फाइलम है वह है इकाइनोडर्मेटा। बहुत अच्छे से इसको भी समझ चुके हैं, बस यहाँ जानना है कि इसका जो अंतःकंकाल होता है वह कैल्शियम युक्त हड्डियों का होता है, हमारी हड्डियां भी कैल्शियम की बनी होती हैं। अब भैया हम कार्डेटा वर्ग में आते हैं, तो कार्डेटा से जस्ट लास्ट वाला नॉन कार्डेटा जो है वह आपका इकाइनोडर्मेटा है। तो इकाइनोडर्मेटा की भी देखो यही क्वालिटी रहेगी, कैल्शियम युक्त हड्डियों से इनका भी अंतःकंकाल बनेगा। इसके एग्जाम्पल है देखो स्टारफिश, शुरू से ही बता रहा हूं कि जो रेडियल सिमेट्री है वो स्टार फिश में पाई जाती है, अर्थात केंद्र में किसी भी अच्छे से आप काल्पनिक रेखा खींच दीजिएगा, इसको बराबर 2 भागों में बांटेगी, और स्टार फिश आपका पता चल गया कि किस फाइलम में आती है, इकाइनोडर्मेटा में। इसी तरीके की संरचना सी कुकुम्बर और सी आर्चिन भी, ठीक है। सी आर्चिन, सी कुकुम्बर और स्टारफिश, यह तीनों आपकी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती हैं, और तीनों में आपकी अरिसमिति पाई जाती है, अर्थात रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो इकाइनोडर्मेटा वर्ग आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कार्डेटा में, क्वेश्चंस यहां से भी खूब बनते हैं, कार्डेटा से ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसके पीछे जो नॉन कार्डेटा वाला फाइलम बताए गए सारे, यह लोग छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है, उन्हें समझ नहीं आता है। यहाँ से एक तो नाम इतने टफ होते हैं, दूसरा इनके बारे में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। हाँ, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें वहां बताई गई हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आए पूछता है, खूब बढ़िया से अच्छे से दबा के क्वेश्चन पूछता है, और जब क्वेश्चन आ जाता है तो वहां फिर गलत ही होगा या फिर आप स्किप कर दोगे। लेकिन अब इतना करने के बाद आप क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि आपको सारे फाइलम्स को बहुत अच्छे से कराया गया है, जो भी आपके एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे। कार्डेटा वर्ग में आते हैं, कार्डेटा में वही आ जाएंगे जीव जहां आपका नोटोकार्ड विकसित हो चुका होगा। तो भैया आप बताओ, इसमें देखो वही दिया हुआ है कि भ्रूण काल के, भ्रूण अवस्था के समय नोटोकार्ड उपस्थित रहता है, और वयस्क होने पर यही आपका मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
तो मेरुदंड आपका वही रीढ़ की हड्डी जो अभी मनुष्य में दिखाई देती है। अब आते हैं एक एक करके इसके वर्ग को समझते हैं। हमने वहां समझा था मत्स्य वर्ग से उभयचर, फिर रेप्टाइल्स पर गए थे, रेप्टाइल्स के बाद पक्षी और फिर मैमल्स पर गए थे। ठीक है, इस तरीके से देखो हम वहां पर मैमल्स तक ग्रुप को पीछे समझ चुके हैं। और जंतुओं का विकास, हम कार्डेटा का भी अगर विकास देखेंगे तो शुरुआती स्तर आपको कहाँ दिखाई देगा? शुरुआती स्तर आपका जल में ही दिखाई देगा। शुरू जल, जीवन कहाँ से शुरू होता है? जल से ही शुरू होगा। तो जल से शुरुआती स्तर दिखाई देगा, धीरे धीरे आके स्थल पर आएगा तो वह उभयचर हो जाएगा, फिर स्थल पर आकर रेंगने लगेगा तो वह रेप्टाइल हो जाएगा, और रेप्टाइल ही आगे जब उड़ने लगेंगे कुछ जीव उसमें से तो वो आपके पक्षी वर्ग में हो जाएंगे, और फिर नए एकदम नवीन विकसित जो वर्ग है आपका मैमल्स, स्तनधारी वर्ग रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कार्डेटा वर्ग का विकास होता है। एक एक वर्ग को समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम मत्स्य वर्ग को समझेंगे। भाई मत्स्य वर्ग में देखते हैं हम, तो मत्स्य वर्ग को दो भागों में बांटकर समझना है। एक है आपका कॉन्ड्रिक्थीज, दूसरा है आपका ऑस्ट्रिक्थीज। ठीक है, इसमें कैसे विभाजन किया गया? देखो दो तरीके की मछलियां होती है, इसको आसान भाषा में समझो। दो तरीके की मछलियां होती है, आपने खूब सुना होगा जो मत्स्य मछली वगैरह का सेवन करते होंगे। एक बोलते होंगे भाई कांटे वाली लाना, एक बोलते होंगे बिना कांटे वाली लाना। तो कांटे वाली मछली जो होती है वो होती है आपकी ऑस्ट्रिक्थीज, और बिना कांटे वाली होती है वो होती है कॉन्ड्रिक्थीज। बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं अस्थियां जिनके अंतःकंकाल में, अस्थियां जो मतलब जिनका अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है, और यह मछलियों की अस्थि ही हमारे लिए क्या है? मछलियों के कांटे हैं। ठीक है, मछलियों की अस्थि ही हमारे लिए क्या है? कांटे हैं वह। और मछलियों में जिनमें उपास्थि अर्थात कार्टिलेज पाया जाएगा, कहने का मतलब यह बिना कांटे वाली मछली होगी। तो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में मोटा मोटा अंतर आपको समझ में आया। और जितनी बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, जैसे शार्क हो गया, व्हेल हो गई, या डॉग फिश हो गई, ये सारी आपकी किस तरीके की रहेंगी? यह सारी की सारी आपकी कॉन्ड्रिक्थीज प्रकार की मछली होंगी। यहां से यह क्लियर हुआ। और दूसरा जो हम डेली लाइफ में खाते हैं जो लोग मछलियां वगैरह, रोहू, कतला, या समुद्र में पाए जाने वाला समुद्री घोड़ा मछली। ठीक, समुद्री घोड़ा मछली है, यह कोई जंतु नहीं है, यह मत सोचिएगा। मैमल्स वगैरह में डाल दीजिए घोड़ा देख करके। तो समुद्री घोड़ा आपकी मछली है, वो भी ऑस्ट्रिक्थीज प्रकार की मछली है। तो यह तीन प्रमुख हमने एग्जाम्पल देखे, इसके तीन प्रमुख एग्जाम्पल देखे। यहां से चीजें हमें समझ में आई कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टियोथीज क्या है। भाई ऑस्टियो को और आसान भाषा में समझना है तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोले ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का क्षरण होता है। इस तरीके की बीमारियां आप सुनते होंगे, नाम सुने होंगे, क्योंकि ऑस्टियो आपका जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बोन, अस्थि। तो इसीलिए ऑस्टिक्थीज जो आपका ग्रुप बनाया गया उसमें सारी वह मछलियां डाली गई जिनमें अस्थियों का विकास हो जाता है, अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। अब कॉन्ड्रिक्थीज का अगली जो विशेषता है वह है असमतापी प्राणी वर्ग होते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्ड्रिक्थीज, या बेसिकली मोटा मोटा समझो तो मत्स्य वर्ग ही आपका असमतापी है। देखो मत्स्य से लेकर के आपका उभयचर, और उभयचर से आपका रेप्टाइल्स वर्ग, यह तीनों ही वर्ग आपके कैसे रहेंगे? असमतापी रहेंगे। अब यार असमतापी तो पहले समझाओ क्या होता है। देखो आ मतलब होता है नहीं, समतापी मतलब तापमान के साथ जो ना मेल खा पाए। ठीक है, कैसे? तापमान अगर बढ़ रहा है तो यह जितने भी वर्ग होंगे, मत्स्य वर्ग, रेप्टाइल्स, उभयचर, यह तीनों तापमान के अकॉर्डिंग अपने शरीर का तापमान नहीं बढ़ा पाते हैं। बाह्य तापमान जो वायुमंडल का तापमान होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके समरूप अपना तापमान नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उसे ही बोलते हैं असमतापी, या आप इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत जगह पर लिखा होगा हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। तो आप समझिए असमतापी का मतलब आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। आ मतलब नहीं, समताप मतलब ताप के अनुरूप, ताप के समान अपने आप को परिवर्तित ना कर पाए। किस ताप के समान? बाह्य वायुमंडलीय ताप के समान अपने शरीर को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के जीवों में एक समान तापमान में ही रहने की आदत होती है। अगर तापमान घटता बढ़ता है तो तुरंत क्या करते हैं, ये वहां से देखेंगे आप, उसकी संख्या कम होने लगती है। चलिए असमतापी क्लियर हुआ। तो मत्स्य हो गया आपका, रेप्टाइल हो गया, उभयचर हो गया, तीनों असमतापी होंगे। फिर भैया जो पक्षी वर्ग होगा, और आगे आप पढ़ोगे मैमल वर्ग, दो वर्ग आगे लास्ट में पढ़ेंगे हम। तो यह पक्षी और मैमल हम देखेंगे दोनों समतापी वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो यहां क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा समतापी और असमतापी। अब फिर हम देखते हैं कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज की मछलियों में अंतर एक और होता है, एयर ब्लेडर का। देखो एयर ब्लेडर आपकी शार्क, व्हेल, डॉग फिश, इन किसी में भी एयर ब्लेडर उपस्थित नहीं रहेगा। इसीलिए ये जितनी भी मछलियां होती हैं यह डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती हैं। आप कभी भी शार्क को देख लेना, व्हेल को देख लेना, ये लगातार तैरती हुई मिलेंगी। क्यों भाई? अपना शरीर बिना तैरे हुए, आप अगर आप पानी में अपना शरीर ऐसे ही छोड़ दो तो आप डूब जाओगे। डूबने से बचने के लिए आप क्या करते हो? बोले मैं तैरता हूं भाई। तो भैया आपके पास एयर ब्लैडर है? बोले नहीं है। तो यह जो वर्ग की मछलियां हैं इनके पास भी नहीं है, इसीलिए डूबने से बचने के लिए क्या करेंगे? यह भी तैरेंगी। अब एयर ब्लैडर क्या है, आप कॉमन सेंस थोड़ा सा साधारण भाषा में समझो।
आप कभी भी उत्तराखंड वगैरह जाते हो तो आपको एयर ब्लैडर पहना दिया जाता है और पानी में फेंक दिया जाता है। तो यह नेचुरली किसके पास है? रोहू मछली, कतला मछली, समुद्री घोड़ा, इस वर्ग में जितनी भी मछलियां आती हैं इनके पास नेचुरली क्या है? एयर ब्लैडर है। तो भैया यह एयर ब्लैडर है, इसीलिए यह मछलियां क्या करती हैं? मस्त तैरती तैरती क्या रहती हैं? डूबती नहीं है पानी में। ठीक है, अब मत्स्य वर्ग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसके एग्जांपल्स भी समझा दिए गए, दो वर्गों में बांट कर समझाया है ताकि इतना डिटेल से, थोड़ा सा डिटेल से समझ लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एक फैक्ट देखो छूट गया, हृदय इन मछलियों का दो प्रकोष्ठ में बटा होता है। अब हृदय का विकास भी समझेंगे ना हम, तो मत्स्य से आगे मैमल्स तक हम जाएंगे तो हम हृदय का विकास भी देखते रहेंगे। आप मछली का चित्र तो खूब बनाते होगे, इस तरीके से चित्र बनाते हो और आगे आप इसको दो भागों में बांट देते थे, बांटते थे तो आगे दो भागों में बांटते थे। इसका क्या मतलब क्या है? यही हृदय का प्रकोष्ठ ही आप बनाते थे भाई, चित्रकारी जब करते थे तो यही हृदय आपका दो प्रकोष्ठों में ही बटा होता है, जो मत्स्य वर्ग में आप यहां से याद नहीं करना है, समझना है। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो 2 से 3 प्रकोष्ठ बटेंगे, फिर पक्षी वर्ग और आपका जो हमारा मैमल्स है, स्तनधारी वर्ग है, यहां तक पहुंचोगे तो हृदय 4 प्रकोष्ठों में बट जाएगा। आप आलिंद और निलय के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, अर्थात 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो यह विकास जो हो रहा है इसे हमें मत्स्य वर्ग से समझना है। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से बनाए जाते हैं कि हृदय कितने प्रकोष्ठों में? तो 2 प्रकोष्ठों में बटा होता है। अगला वर्ग है हमारा उभयचर, अर्थात जो जल में भी कुछ जीव इसमें से पाए जाएंगे और स्थल पर भी, दोनों जगह पर निवास करते होंगे। और यहां तक आते आते हृदय आपका 3 प्रकोष्ठों में बट जाएगा। उभयचर जो वर्ग होगा इसका हृदय 3 प्रकोष्ठों में बटेगा, साथ ही असमतापी रहेगा, पीछे समझाया गया, और अंडोत्सर्जन करने वाले होंगे, अर्थात यह अंडे देते हैं। जितने भी जीव रहेंगे ये सारे के सारे जीव अंडे देंगे। और उभयचर वर्गों में देखो मेढक और हाइला। तीसरा है आपका इक्थियोफिस, समझते हैं यहाँ पर। मेढक, हाइला जो है आपका वृक्षों पर रहने वाला मेढक हाइला कहलाता है। और मेढक आपका आप देखते होंगे जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। यहीं से आयोग की ठनकी और आयोग ने क्वेश्चन बना दिया कि भैया ये बताओ मेढक जो है श्वसन कैसे करता है? भैया जब स्थल पर रहता है तो आपको बता देना है फेफड़े से ही श्वसन करता है। हम स्थल पर श्वसन कैसे करते हैं? हम स्थल पर श्वसन करते हैं फेफड़ों से। अब हम जल के अंदर जब जाएंगे तो श्वसन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए या तो हम ऑक्सीजन लेकर जाएं या बाहर आकर श्वसन करें, है ना? तो अब देखो, लेकिन मेढक तो अंदर भी रह लेता है पानी के, कैसे करता है? तो वह बताना है आपको स्किन से। उसकी स्किन पर ही आपको पता होना चाहिए, पोर्स होते हैं जिस कारण वह श्वसन करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो मेढक जब जल के अंदर रहेगा तो त्वचा से श्वसन करेगा, और जब स्थल पर रहता है तो फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। और वृक्ष पर पाए जाने वाले मेढक को ही हाइला कहते हैं। एक्टियोफिस क्या होता है? देखो, मेढक जितने भी आपने देखे होंगे कीट पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं? जीवा के माध्यम से, अपनी जीभ के माध्यम से पकड़ते हैं। लेकिन जो हमारा एक्टियोफिस है ये क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि इसमें जीभ नहीं होती है। दूसरी बात क्या है? यह पादप रहित उभयचर है, अर्थात इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं, तो यह रेप्टाइल्स की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है आपका? यह उभयचर ही होता है। इसीलिए आप जानते हैं उभयचर और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि यह लक्षण जो दे रहा है वह रेप्टाइल जैसे दे रहा है, तो क्वेश्चन बनाया भी जाता है इसी कारण से। एक्टियोफिस जो है इसमें पादप पैर नहीं होते हैं और इसमें जिह्वा भी नहीं होती है, तो यह थोड़ा अलग विशेषता रखता है उभयचर वर्ग में ही, लेकिन इसको रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखो रेप्टाइल्स देखा। अब इस जल से आकर स्थल पर जीव पहुंच चुका है, और जीव शुरुआत में चलने तो लगेगा नहीं खड़े होके, पहले रेंगेगा, और रेंगने वाले ही जीवों को सरीसृप वर्ग में रख दिया गया। सरीसृप वर्ग में भी आपके असमतापी ही रहेंगे, अर्थात यहाँ भी बाह्य टेम्परेचर से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उतना ही टेम्परेचर चाहिए जितना उनकी बॉडी एडजस्ट कर पाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है, अर्थात कि जितने टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं हमेशा इनको बाहर भी उतना ही टेम्परेचर चाहिए। और अंडोत्सर्जन ये भी देते हैं ना, सांप वगैरह छिपकली क्या देती है? अंडे देती है। ये तो यार डेली लाइफ से समझ लिया करो, आप देखते होगे। और इनका भी हृदय अपना अभी 3 प्रकोष्ठ तक ही बटा हुआ है। लेकिन कुछ सरीसृप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मगरमच्छ आपसे पूछा जाता है, देखो ऐसे याद रखो, सरीसृप में 3 प्रकोष्ठ होता है, मगरमच्छ में कैसे याद रखना है? मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, 4 प्रकोष्ठ अभी देखेंगे हम, पक्षी और मैमल्स, इनमें 4 प्रकोष्ठों के रूप में ही हृदय विकसित हो चुका है। लेकिन मगरमच्छ में भी 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, याद हो गया हमें। अब इसके एग्जांपल्स में कछुआ, छिपकली, सांप वगैरह, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सांप को लेकर भी इसके विषैले दांतों को लेकर के क्वेश्चंस खूब आता है। देखो विषैले जो दांत होते हैं, मैक्सिलर करके इसका नाम होता है, मैक्सिलरी जो दांत होते हैं इसके, उनके कारण ही यह विष पाया जाता है सांप के दांतों में। सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। अजगर जैसे जो दांत हो, जो अजगर जैसे जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते हैं, यह आपको याद रखना है। कुछ ही सांप होते हैं जैसे कोबरा वगैरह हो गया, इसमें मैक्सिलरी जो दांत होता है, ठीक है, वह विषधारी दांत होता है। और जो इनकी, जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथियां पाई जाती है ना, ऐसे ही सांपों की जो लार ग्रंथियां होती हैं यह विष को धारण करती हैं और यही विष पहुंचाती हैं इन दांतों तक।
ठीक है, जिस कारण सांप आपको डसेगा। यही अगर सांप विषैला सांप होगा तो आप क्या होगा, अगर इस सांप के आप कांटेक्ट में आ गए तो निपट जाओगे। चलो पक्षी देखते हैं भाई, पक्षी वर्ग आ गए। अब हम पक्षी कैसे होते हैं, आपके समतापी होते हैं। देखो असमतापी समतापी बहुत अच्छे से करा दिया। ऊपर के आपके तीन आपके मत्स्य, उभयचर और रेप्टाइल्स, यानी कि आपके मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और रेप्टाइल्स वर्ग, यह तीनों आपके कैसे हैं, असमतापी हैं। फिर अब पक्षी वर्ग और मैमल्स यानी कि स्तनधारी, यह तीनों वर्ग कैसे हैं, यह दोनों आपके कैसे हैं, यह दोनों आपके समतापी हैं। तो यहां से अच्छे से क्लियर हुआ। और इसका जो हृदय है यह 4 प्रकोष्ठ में आपका बटा हुआ है। पक्षी का हो गया, चाहे मनुष्य का हो गया। मनुष्य का तो हम सभी जानते हैं, नहीं पक्षी के हृदय पर स्टडी जो बॉटनी वगैरह पढ़ते हैं, वो सॉरी जो आपका पक्षी से संबंधित स्टडी करते हैं उनको पता होगा भाई किस तरीके का होता है। लेकिन मानव के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो मानव के हृदय के बारे में पढ़ेंगे तो उसका हृदय 4 भागों में 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है। 2 आपके आलिंद होते हैं, 2 आपके निलय होते हैं, है ना। डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अब भैया पक्षी वर्ग से संबंधित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लेते हैं। देखो 3 पक्षी शुरू में आपको बताए जा रहे हैं, शुतुरमुर्ग, एमू और पेंगुइन। शुतुरमुर्ग जो है सबसे ऊंचा और सबसे विशालतम पक्षी है। और सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पक्षी अगर पृथ्वी पर होगा तो भैया विशालकाय होने के कारण एक तो यह उड़ नहीं पाएगा, ठीक है, उड़ने में असमर्थ हो जाएगा। और उसका रीजन क्या होता है भाई, पक्षी उड़ता क्यों है, यह भी समझ लो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। देखो पक्षियों की जो ब्रेस्ट बोन होती है, जिन्हें अग्रपाद के ऊपर जो आपकी पता होना चाहिए, जो बोन मौजूद होती है ब्रेस्ट बोन, इसका ही बढ़ा हुआ भाग कहलाता है स्टर्नम। क्या कहलाता है, स्टर्नम। और यही स्टर्नम होता है जिस कारण पक्षी उड़ पाते हैं। और इसका विकास नहीं हो पाता है आपका शुतुरमुर्ग में, एमू में और पेंगुइन में। यह शुतुरमुर्ग आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के क्षेत्रों में, अफ्रीका महाद्वीप में यह पक्षी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। वहां का प्रमुख पक्षी है शुतुरमुर्ग। और यह शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ है और सबसे ऊंचा और सबसे विशाल पक्षी है विश्व का। दूसरा पक्षी दिखाई दे रहा है भाई एमू। एमू आप जानिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में यह दूसरा विशाल पक्षी है। यह भी उड़ने में असमर्थ होगा, जितने विशाल काय पक्षी होंगे उड़ने में उतने असमर्थ होंगे। तीसरा आता है पेंगुइन। देखो यह अपना जलीय जीव है, जल के किनारे आप देखते होंगे मेडागास्कर जैसे क्षेत्रों में आपने खूब देखा होगा, पेंगुइन्स वगैरह आपको बहुत दिखाई देंगे। अब विशाल काय पक्षी होता है या जलीय पक्षी है, उड़ने में यह भी असमर्थ होता है। लेकिन जलीय पक्षी कोई आपको पता है जो उड़ने में सक्षम हो? बहुत सारे हैं यार, एग्जाम्पल जैसे बतख है, ठीक है, बतख वगैरह क्या है, देखते होगे आप, पानी में रहते हैं साथ में उड़ते भी हैं। लेकिन पेंगुइन आपका उड़ नहीं पाता है। फिर आपका चौथा आपका फैक्ट है गुंजन पक्षी। देखो विश्व का पूछा जाए सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो यही जिसे आप हमिंग बर्ड भी बोलते हो। गुंजन पक्षी नहीं आपने नाम सुना होगा तो हमिंग बर्ड तो सुना होगा। हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। साथ ही साथ इसका जो मस्तिष्क है, याद रखना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, कहावत सुनी है, बिहारी जी का दोहा सुना होगा। वैसे ही सबसे छोटा पक्षी और सबसे बड़ा मस्तिष्क, मतलब जो हमिंग बर्ड है पक्षी वर्ग में सबसे छोटा है, लेकिन मस्तिष्क अगर पूछा जाए धारण करने वाला सबसे बड़ा मस्तिष्क किस पक्षी का होता है, तो इसी हमिंग बर्ड का होता है। यही एक कारण होता है, मस्तिष्क बड़ा है, सबसे तेज चलता है, मस्तिष्क बुद्धिमान होता है, इसी कारण यह दोनों दिशाओं में आपका उड़ सकता है। जो हमिंग बर्ड होता है यह दोनों दिशाओं में, आगे और पीछे दोनों साइड उड़ सकता है, ठीक। तो यहां से यह कुछ फैक्ट क्लियर हो गए पक्षी से संबंधित जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब लास्ट आता है स्तनधारी मैमल्स जिसे बोलते हैं। अब देखो इस मैमल्स वर्ग में हम लोग भी आते हैं, तो इसके जितने फीचर्स हैं बहुत आसान लगेंगे आपको इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप अपने आप से खुद से कनेक्ट कर पाओगे। देखो इसमें डायाफ्राम की उपस्थिति अनिवार्य होती है, मतलब मुख्य विशेषता होती है कि डायाफ्राम उपस्थित होगा। डायाफ्राम क्या होता है, मनुष्य का आपने शरीर देखा है और आपने लंग्स देखे होंगे, लंग्स के पीछे स्थित होता है आपका डायाफ्राम, ठीक है। यह आपने बना दिए लंग्स मान लीजिए, और इसके ही पीछे आपका उपस्थित होता है डायाफ्राम। यह जो स्ट्रक्चर आपका पेशी स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर डायाफ्राम मौजूद होता है। जैसे ही आप ऑक्सीजन सांस लेते हो आपके फेफड़े फूलते हैं, लेकिन फेफड़े को बैलेंस करता है पीछे मौजूद डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, सिकुड़ता है, ठीक। समझिए, साधारण भाषा में, आसान भाषा में समझा रहा हूं कि जैसे आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी फिर भी समझ में आए। जैसे ही आप सांस लेते हो तो आपको फील होता है कि आपके फेफड़े फूलते हैं, लेकिन जो डायाफ्राम पीछे मौजूद है, आखिर डायाफ्राम है कहां पर, तो डायाफ्राम जो है आपका सिकुड़ता है। फिर जैसे ही आप सांस छोड़ते हो तो डायाफ्राम अपनी पुरानी उसी स्थिति में आ जाता है। तो यह प्रमुख डायाफ्राम का काम होता है। और यह आपका पेशी स्ट्रक्चर जो है इसी कारण से ही बना हुआ है, डायाफ्राम के कारण ही मनुष्य का जो आपका संरचना दिखाई देती है। अब हृदय, हृदय यहाँ पर आप जानते हैं 4 प्रकोष्ठों में बट जाता है। तो एक तो डायाफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों में, दूसरा हृदय 4 प्रकोष्ठों में बटा होगा, तीसरा हम समझते हैं ज्यादातर जो स्तनधारी मोस्टली होंगे वह आपके जरायुज होते हैं। जरायुज क्या होता है भाई, शब्द अनेक, एक शब्द में जब आप पढ़ते होगे, हिंदी में भी पढ़ते होगे, तो वहां आपको बताया गया होगा कि बच्चे को जन्म देने वाले को क्या कहा जाता है। साथ में देखो आपकी हिंदी भी तैयार हो रही है, हिंदी में आप पढ़ते होगे कि बच्चों को जन्म देने वाले को बोलते हैं जरायुज।
तो आपके मैमल्स जो होते हैं वह जरायुज ही होते हैं। अब बताओ यार, अब जो मनुष्य में होता है, आपकी माता होती है क्या करती है, बच्चों को ही जन्म देती है, ठीक है। या जितने भी आप इस कैटेगरी में या इस फाइलम में मैमल्स के भीतर जितने भी जीव देखोगे वो जरायुज ही होंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, और वही एक्सेप्शन पर पिछले साल भी क्वेश्चन देखो बनाया गया था। यूपीपीसीएस 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना, वहां क्वेश्चन पूछा था कि अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं। तो यहाँ आपको देखो बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया गया। तो जरायुज में मोस्टली स्तनधारियों में जरायुज ही होंगे, बच्चे देने वाले ही जीव होंगे। लेकिन दो प्रमुख हैं आपके जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं लेकिन अंडे देते हैं, कौन से, प्लेटिपस और एक्टिना, जिन्हें डकबिल बोला जाता है। देखो डक क्या होता है, डक की चोंच देखी कभी बतख की, तो यह जो प्लेटिपस होता है या डकबिल होता है, इसकी चोंच जो होती है वह डक की तरह ही दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया डकबिल। और एक्टिना जो होता है आपका जैसे एंट ईटर, यानी कि एंट चीटियां खाता है, इसीलिए इसको एंट ईटर बोलते हैं। तो डकबिल और एंट ईटर दोनों ही आपके स्तनधारी मैमल्स वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आयोग बनाता है भाई कौन से वह स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, अर्थात यह बच्चे नहीं देते हैं, ठीक, बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। साथ ही जो आपके यहाँ अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, अंडे कौन देता है, पीछे हमने पढ़ा, तो अंडे देने वाला वर्ग था आपका रेप्टाइल्स वर्ग था ना। अब रेप्टाइल्स वर्ग अंडे देता है, लेकिन मैमल्स आपका क्या है भाई, मैमल्स आपका बच्चे देता है। लेकिन ये जो दो मैमल्स हैं ये आपके रेप्टाइल्स की कैटेगरी रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं। तो भैया रेप्टाइल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए इन्हें जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की कड़ी बोल दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, पक्षी और स्तनधारियों के बीच की कड़ी नहीं है, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की कड़ी है। उसका कारण भी बता दिया गया क्योंकि यह अंडे देते हैं रेप्टाइल्स की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जांपल आपके देखिए इसके दिए हुए हैं, कंगारू हो गया, कोयला हो गया। देखो मार्सुपियल्स कैटेगरी में इस तरीके के जो आपके स्तनधारी शुरू वाले हैं, कंगारू और कोयला, यह आपको ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में खूब देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको देखिए यही दिखाए जाते हैं। कंगारू कोयला जैसे आपके मार्सुपियल्स वर्ग अलग बनाया गया मैमल्स का, उसमें रखा गया। कोयला जब जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी तो वहां कोयला भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, है ना। बहुत प्यारा सा यह जीव होता है। और यह आप थैली समझिए, आगे कंगारू जैसे जीव होते हैं ये आगे थैली रखते हैं। थैली में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसमें रखते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ही शुरुआती स्तर पर कमजोर रहता है, तो कुछ समय तक यह अपनी थैली में ही अपने बच्चे को रखते हैं, इसीलिए इनका एक अलग वर्ग बनाया जाता है। फिर देखो कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये सब क्या है आपका, ये सब तो हम खुद ही देखते हैं, अपने आसपास ही दिख जाते हैं हमें ये सारे मैमल्स। समुद्री गाय देख लेते हैं यहाँ पर, देखो समुद्री गाय को जो है आपका मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। यही एक आपका मैमल छूट गया है, डॉल्फिन। खूब पूछता है डॉल्फिन, आप मछली मत समझ लेना, डॉल्फिन क्या है आपका, स्तनधारी है, ठीक है, याद रखिएगा। डॉल्फिन जो है मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब मनुष्य कैसा दिखता है, बंदरों की, देखा बंदरों की तरह ही है ना, बंदरों का ही, बंदर उसके पूर्वज माने जाते हैं। तो बंदर में जितने गिबन, कपी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटैन, जितने भी आपके यह वर्ग है, कपी से संबंधित वर्ग हैं जितने भी, वो सारे मैमल्स में ही आएंगे। यहाँ प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा कपी नहीं है, तो यहाँ भैया गिबन याद रखिएगा। और कपी के अंतर्गत, कपी भी जब मैमल्स में आ रहा है तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन ये सारे क्या है, कपी की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन एक आपने बंदर देखा होगा लंगूर, लंगूर को कपी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ऑप्शन में वहां लंगूर दे देगा, आप सही करके मत आ जाना, याद रखना है आज से, लंगूर जो है कपी की कैटेगरी में नहीं है। बाकी गिबन, गोरिल्ला, ठीक है, और चिंपैंजी, ओरंगुटन ये सारे किसमें आते हैं, कपी की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ तीन देखो फैक्ट और बनाए जाते हैं मैमल से। एक तो ब्लू हेल, ब्लू हेल पता होना चाहिए, यह विश्व का विशालतम स्तनधारी है। ब्लू हेल जो है आपका यह विश्व का विशालतम स्तनधारी है। घोड़ा, घोड़ा और चूहा जो है इसमें पित्ताशय अनुपस्थित रहता है। पित्ताशय आपने पढ़ रखा होगा, जब नहीं पढ़ा है तो आपको आगे भी मानव, जब ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, मानव तंत्र के बारे में बताया जाएगा, एक एक तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे हम, है ना, जितने भी तंत्र होते हैं सारे डिटेल से करेंगे। अब वहां पर ही हम पित्ताशय के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यकृत के द्वारा जो पित्त बनाया जाता है, यकृत जो पित्त बनाता है वह पित्त रखता है आपका पित्ताशय में। अब घोड़ा और चूहा ये दो ऐसे मैमल्स हैं जिनमें पित्ताशय होता ही नहीं है। आपने सुना भी होगा गाल ब्लैडर वगैरह में जब पथरी वगैरह हो जाती है तो गाल ब्लैडर को निकाल देते हैं। हालांकि गाल ब्लैडर का काम बेसिकली होता है, जो पित्त जमा होता है, यह जितना ऑयली फूड होता है, वसी जो जितना भी हम फूड खाते हैं, वह फैटी जितना भी होता है, वह सब यह डाइजेस्ट करता है आसानी से। जो जैसे ही गाल ब्लैडर आपको निकाल दिया जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं भाई अब आपको फैटी फूड लेने की जरूरत नहीं है। अब चूहा और घोड़े में यह पित्ताशय होता ही नहीं है, तो इसलिए इनको जो दवाइयां दी जाती है वहां पर आप देखते हो इस तरीके की फैटी चीजें यूज की जाती हैं इनकी दवाइयों में। तो वही आप समझिए कि चूहा वगैरह खाता है, रेड किल्स जितनी होती हैं, तो वो निपट जाता है क्योंकि पित्ताशय है ही नहीं यहाँ पर। अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर विशालतम वन्य प्राणी है।
तो यहाँ से 3 फैक्ट थे जो आपके महत्वपूर्ण थे, आपको करा दिए गए। बाकी मैमल से संबंधित अब जितने भी फैक्ट आपके आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपके जितने भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप यह मैटर पढ़ना और फिर आप जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो लगाना, चाहे वह घटना चक्र हो, चाहे कोई भी पुस्तक जो भी आपके पास रखी हो, प्रैक्टिस सेट हो, जो भी हो, वह लगाने की कोशिश करना और देखना कि आपके अब एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं निकल रहे होंगे। सारे प्रश्न लगा पाने की स्थिति में अब आप आ जाओगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लेकर के जितने भी प्रश्न आएंगे, अब जैसे ही हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, फिर सेल्स के क्वेश्चंस आप लगाना, फिर देखना क्या सेल्स के क्वेश्चन कोई भी उसके बाद रुक रहे हैं, नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको टू दी पॉइंट मटेरियल दिया जा रहा है और लिमिटेड मटेरियल सोर्स दिया जा रहा है ताकि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे पढ़ाई कर सको, है ना। और अगर वीडियो यार पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर करो यार, दोस्तों के बीच कम से कम शेयर वेयर करोगे ना तो उन्हें भी पता चलेगा, अच्छा कंटेंट मिल सकेगा। और कोई पेड क्लासेस तो है नहीं हमारी, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी दे रहे हैं, क्लासेस भी दे रहे हैं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कम से कम। चलो फिर आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आगे फिर हम सेल्स के बारे में बढ़िया से स्टडी करेंगे आगे इसी तरीके से। धन्यवाद।